So let us start with the revision of the next chapter and a very important and a critical topic, that is overview of model tax convention। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को क्या बोलना है कि यहाँ पर तीन किस्म के मॉडल कन्वेंशन है। पहले मॉडल कन्वेंशन का नाम है ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन, दूसरे का नाम यूएन मॉडल कन्वेंशन और तीसरा यूएस मॉडल कन्वेंशन जो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा और भी मॉडल कन्वेंशन होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन का इंपॉर्टेंस क्या है? इट एम्फसाइजेस ऑन रेजिडेंस रूल। और यूएन मॉडल कन्वेंशन का ज्यादा एम्फेसिस किस पर है? सोर्स रूल पर। ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन कौन फॉलो करता है? जो डेवलप्ड नेशन है वो फॉलो करते हैं। और यूएन मॉडल डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन जब आपस में ट्रीटी करते हैं तो यूएन मॉडल कन्वेंशन फॉलो करते हैं। इंडिया कौन सा कन्वेंशन फॉलो करता है? इंडियन फॉलो करता है यूएन मॉडल कन्वेंशन। ठीक है, उसके बाद यहां पर सब भाषण दिया है, ट्रीटी का लास्ट से लिस्ट दिया है कि सब कौन से आर्टिकल के अंदर क्या दिया गया है, वो सब चीजों पे भाषण दिया गया है। उसके बाद में शुरू होता है अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है टाइटल। हर एक ट्रीटी के अंदर एक टाइटल होगा, एक प्रियम्बल होगा। ठीक है, टाइटल क्या बताएगा? एक लाइन में आपको बताएगा एग्जैक्टली ट्रीटी क्यों की गई है। प्रियम्बल कुछ शब्दों में कुछ लाइनों में बताएगा, 4-5 लाइन में बताएगा कि ट्रीटी क्यों की गई है। तो यहां पर देखो ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन का टाइटल क्या बोलता है कि हम क्यों ट्रीटी करते हैं, दो देश ट्रीटी क्यों करते हैं? डबल टैक्स को एलिमिनेट करने के लिए करते हैं और टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए करते हैं। उनका प्रियम्बल क्या बोलता है? अब जो ये ओईसीडी है, यूएन मॉडल का मैंने आपको क्लास में बताया था कितना फनी है, इसी को इन्होंने आगे पीछे कर दिया। याद आता है आपको? ये इवेजन को आगे डाल दिया, अवॉइडेंस को पीछे डाल दिया और कुछ भी फर्क नहीं है। प्रियम्बल में क्या? प्रियम्बल में और ज्यादा डिटेल में बोलते हैं कि हम क्यों ये पर्टिकुलर ट्रीटी करने जा रहे हैं। तो यहां पर ओईसीडी के प्रियम्बल के हिसाब से हम लोग क्यों ट्रीटी कर रहे हैं? इकोनॉमिक रिलेशनशिप को इंप्रूव करना है, कॉपरेशन करना है, टैक्स मैटर के अंदर एलिमिनेट करना है डबल टैक्स को, लेकिन किसी भी तरीके से किसी थर्ड पार्टी बंदे को हम अननेसेसरी फायदा उठाने नहीं देंगे। हम किसी भी थर्ड पार्टी रेसिडेंट्स को हम लोग अननेसेसरी ट्रीटी शॉपिंग की एक्टिविटी करने का मौका बिल्कुल नहीं देने वाले। ठीक है, यह भाषण यहां पर लिखा गया है। अब यूएन मॉडल का भी पूरा का पूरा ऑलमोस्ट जो तुम्हारा प्रियम्बल है वो सेम ही है। यहां से तुम्हारे पहले आर्टिकल शुरू होता है। पहले आर्टिकल में 2 पैराग्राफ है। पहला आर्टिकल में पहला पैराग्राफ क्या बोलता है? पर्सन कवर्ड क्या होगा? पर्सन कवर्ड कौन होगा? पर्सन कवर्ड विल बी ऑब्वियसली दो देशों के जो रेसिडेंट्स है वो कवर्ड होंगे। या तो आप इंडिया के रेसिडेंट हो या यूके के रेसिडेंट, तो आप वहां पर कवर हो जाओगे। और क्या कि थर्ड पार्टी रेसिडेंट को हमको फायदा देने की कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पैरा जो है वो टेक्निकल पैरा है। कुछ लोग ये लेक्चर नहीं बैठे थे तो ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है? फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी के बारे में बात किया गया है। फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी क्या होती है? एक ऐसी एंटिटी जिसकी इनकम एंटिटी लेवल पे नहीं टैक्स होती है बल्कि ओनर लेवल पे टैक्स होती है। तो जैसे ही बाहर के देशों में पार्टनरशिप फॉर्म को, इंडिया में नहीं, इंडिया में पार्टनरशिप फॉर्म को हम फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी नहीं मानते हैं, उसको हम सेपरेट एंटिटी मानते हैं और इंडिविजुअल को हम लोग सेपरेट एंटिटी मानते हैं, उसके पार्टनर जो है। लेकिन बाहर के देशों में क्या होता है कि जो फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी हम मानते हैं किसको? पार्टनरशिप फर्म को। मतलब पार्टनरशिप फर्म की कोई हैसियत ही नहीं है। एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर 3 पार्टनर है और तीनों के तीनों पार्टनर ही सारे टैक्स भरेंगे, सारी इनकम उनकी है। पार्टनरशिप फर्म बस फॉर्मेलिटी के लिए बनाया गया। सो इन दैट केस एक सेकंड, सो फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी में होता क्या है? सारी की सारी इनकम पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगी, ओनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी और पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कुछ भी टैक्स नहीं होगा। अब सपोज एक पार्टनरशिप फर्म यूके की है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करती है और कुछ इनकम कमाती है। ठीक है, तो सारी की सारी इनकम किसके हाथ में टैक्स हो जाएगी? या तो इंडिया में टैक्स होगी या तो यूके में टैक्स होगी। दैट डिपेंड्स अपॉन द रिस्पेक्टिव आर्टिकल। आर्टिकल 11 क्या बोलता है, आर्टिकल 7 क्या बोलता है, अलग अलग आर्टिकल क्या बोलता है, कौन सी इनकम कौन से देश में टैक्स होगी, रेसिडेंस में होगी क्या सोर्स में होगी। अब मान लो अगर ये बोलता है कि वो रेसिडेंस में होगी और अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, उसमें से 2 पार्टनर यूके के रेसिडेंट है और एक यूएस का रेसिडेंट है, तो मैंने आपको बताया था उस केस में आपको 2 DTAA देखना पड़ेगा। 2 पार्टनर के लिए आपको इंडिया यूके DTAA और एक पार्टनर के लिए आपको इंडिया यूएस DTAA। आई होप यू आर एबल टू रिमेंबर दैट। ठीक है, उसके बाद पैरा 3 अपन ने होल्ड पे रखा था क्योंकि अपन ने यहां पर क्या पैरा 3 के अंदर मल्टीपल दूसरे पैरास का रेफरेंसेस आया था, इसलिए हमने इस पे ज्यादा बात नहीं किया था। हमने पैरा 2 पे आ गए, आर्टिकल 2 पे आ गए। सॉरी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मेरे से जबान हो सकती है क्योंकि मेरा भी रोज का काम नहीं है सब कुछ। मैं पैरा को आर्टिकल बोल दूंगा, आर्टिकल को पैरा बोल दूंगा, सब पैरा को सेक्शन बोल दूंगा, सेक्शन को सब सेक्शन बोल दूंगा, तो माफ कर देना मेरे को उसके लिए। ठीक है, यहां पर आते हैं हम लोग टैक्सेस कवर। टैक्सेस कवर में पहला पैराग्राफ क्या है? पहला पैराग्राफ ये बोलता है कि दिस कन्वेंशन शैल कवर टैक्सेस ऑन इनकम। इनकम के टैक्स भी कवर होंगे और कैपिटल के टैक्स भी कवर होंगे। कैपिटल का टैक्स इज नॉट कैपिटल गेन्स, ये चीज दिमाग में रखना। इट्स अ कैपिटल टैक्सेशन व्हिच इज कवर्ड इन कंट्री लाइक कनाडा। उसके बाद टैक्स कौन इंपोज करेगा? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, दोनों देश इंपोज कर सकते हैं। पॉलिटिकल सब डिवीजन इंपोज कर सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज भी इंपोज कर सकते हैं। कैसे इंपोज करेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता है। डायरेक्ट इंपोज कर रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के थ्रू इंपोज कर रहे हैं, टीडीएस के थ्रू इंपोज कर रहे हैं, एडवांस टैक्स के थ्रू इंपोज कर रहे हैं, उन सब चीजों से फर्क नहीं करता है कि टैक्स कैसे इंपोज हो रहा है। उसके बाद में यहां पर भाषण दिया है, टैक्स किस चीज पे इंपोज हो सकता है? टोटल इनकम पे हो सकता है, एलिमेंट्स ऑफ इनकम पे हो सकता है, उसके बाद में कैपिटल के ऊपर इंपोज हो सकता है, उसके बाद में प्रॉपर्टी एलियनेशन पे हो सकता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। उसके बाद में जो यूएस के अंदर स्पेशल टैक्सेशन है कि कंपनी खुद वेजेस और सैलरीज पे टैक्स भर देती है, उस पे हो सकता है, या कैपिटल अप्रिसिएशन पे भी टैक्स हो सकता है। ठीक है, एंड में यहां पर नीचे भाषण दिया, अगर आपको याद है तो मैंने क्लास के अंदर स्पेसिफिक एम्फेसिस डाला था। यहां पर सिर्फ वही टैक्सेस कवर होंगे जिसका फायदा डायरेक्ट सिटीजन को नहीं मिलता है। जो टैक्सेस
अगर सिटीजन भर रहा है और बोल रहा है कि ये जो भी टैक्स भर रहा है उसका फायदा मुझे ही मिलना चाहिए, वो टैक्सेस यहां पर नहीं कवर्ड होंगे। जैसे सोशल सिक्योरिटी टैक्स इज द एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन यू इन द क्लास, इफ यू आर एबल टू रिमेंबर दैट। ठीक है, नेक्स्ट इज पैरा 3 क्या होगा, यहां पर आपको लिस्ट डाउन करना है कि आप कौन कौन से टैक्सेस कवर करना चाहते हैं। जैसे मैंने इंडिया यूके की ट्रीटी आपको दिखाया था, उसमें पेट्रोलियम टैक्स भी था, याद आता है, कैपिटल टैक्स गेन टैक्स अलग था, पेट्रोलियम टैक्स अलग से मेंशन था। और इंडिया के अंदर ऐसा मल्टीपल कोई टैक्स नहीं है, इंडिया में सिर्फ इतना लिखा था इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, और कुछ भी नहीं है, ज्यादा मल्टीपल क्लासिफिकेशंस नहीं है। उसके बाद ट्रीटी एक बार हो गई, साइन हो गई, उसके बाद अगर कोई सब्सटेंशियली सिमिलर टैक्स आया तो क्या मैं ट्रीटी बदलते बैठूं? कोई जरूरत नहीं है, दोनों देश एक दूसरे को नोटिफाई करेंगे और क्या हो जाएगा, वो भी ट्रीटी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। इज एवरीवन क्लियर? और यहां तक कि दोनों देश को एक दूसरे के साथ एकदम हेल्दी एनवायरमेंट रखना चाहिए। दोनों देश एक दूसरे को अपने रीसेंट डेवलपमेंट भी बताना चाहिए कि भाई इंडिया के अंदर ये फाइनेंस एक्ट है, इसमें ये चेंजेस आए, इंडिया के अंदर ये जजमेंट आए, ये चेंजेस आए। ये सारा भाषण नीचे आपको कमेंट्री के अंदर दिख जाएगा कि सिर्फ टैक्स रेट में जो चेंज आया वो मत बताओ, एक दूसरे को दूसरे सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट इन लॉज भी बताओ, जुडिशियल डिसीजन जो आए वो भी बता सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग जनरल डेफिनेशन की तरफ। जनरल डेफिनेशन में क्या है, सबसे पहले पर्सन का डेफिनेशन है। पर्सन का मतलब क्या है, इंडिविजुअल पर्सन है, कंपनी पर्सन है और एनी अदर बॉडी ऑफ पर्सन है। अब पर्सन का डेफिनेशन पता लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल 1 के अंदर लिखा है ओनली ए पर्सन कैन बी रेसिडेंट, इसलिए पर्सन लगाना, पर्सन का मतलब बताना बहुत जरूरी है। उसके बाद यहां पर कंपनी का मतलब, पर्सन के अंदर कंपनी और कंपनी का डेफिनेशन नीचे दिया है। कंपनी मतलब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब जिसका ओनरशिप और मैनेजमेंट दो अलग हाथों में होता है, वो बॉडी कॉर्पोरेट है। अब क्या पार्टनरशिप फर्म एक बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ, कुछ देशों में बॉडी कॉर्पोरेट माना जाता है, कुछ देशों में नहीं माना जाता है। तो पार्टनरशिप फर्म को भी क्या मैं कंपनी बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। अगर ओनरशिप और मैनेजमेंट दो अलग हाथों में है तो वो माना जाएगा इस बॉडी कॉर्पोरेट, और अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो क्या है, वो कंपनी है। तो अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो क्या वो पर्सन नहीं है? वो पर्सन बन सकता है। अगर वो कंपनी नहीं बनेगा तो फिर क्या बन जाएगा, एनी अदर बॉडी ऑफ पर्सन में तो कवर हो ही सकता है वो। तो पार्टनरशिप फर्म को ऐसा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप फर्म अगर कंपनी है तो भी पर्सन है, कंपनी नहीं है तो भी एनी अदर बॉडी ऑफ पर्सन में वो पर्सन की डेफिनेशन में आ ही सकता है। ठीक है, उसके बाद एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, बिजनेस, और बिजनेस का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन होता है। तो इन शॉर्ट एंटरप्राइज का मतलब बिजनेस भी होता है, प्रोफेशन भी होता है। राइट हैंड साइड पे ये डेफिनेशन नहीं है, तो राइट हैंड साइड पे उसका मतलब क्या है, एनी एक्टिविटी विच एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, दैट इज नोन एज एंटरप्राइज, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद ये एक पूरा का पूरा फ्रेज है, इतना ज्यादा कोई रेलेवेंट फ्रेज नहीं है ये। उसके बाद यहां पर कंपीटेंट अथॉरिटी दोनों देश को बोलना पड़ेगा, कोई भी दिक्कत आएगी तो कंपीटेंट अथॉरिटी कौन होगा, तो इंडिया के अंदर हमने बोल दिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बिकम व्हाट, द कंपीटेंट अथॉरिटी इंडिया के अंदर। अभी फॉरेन अथॉरिटी में कौन होगा मुझे नहीं पता, दुनिया के 120 देशों के साथ हमारी ट्रीटी है, कौन से देश में हमने किसको कंपीटेंट अथॉरिटी बनाया वो मेरे को रिस्पेक्टिव ट्रीटी देखकर ही पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चल सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट नेशनल, लेफ्ट हैंड साइड पे नेशनल का डेफिनेशन अलग है, राइट हैंड साइड पे अलग है। नेशनल को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, इंडिविजुअल के लिए नेशनल अलग है और अदर देन इंडिविजुअल के लिए अलग है। इंडिविजुअल के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे नेशनल दो कैटेगरी से डिवाइड होता है, या तो अगर आप इंडिया के नेशनल हो, नेशनलिटी इंडिया की है तो नेशनल आ जाएगा। नेशनलिटी कैसे आती है, बर्थ से आती है, या तो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप कैसे आती है, डॉक्यूमेंट से आती है। ये दोनों क्राइटेरिया के बेसिस पे ओईसीडी में आप नेशनल बन जाओगे। लेकिन राइट हैंड साइड पर आप सिर्फ एक ही क्राइटेरिया पे नेशनल बनोगे, वो है नेशनलिटी। राइट हैंड साइड पे सिटीजनशिप का क्राइटेरिया नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे एनी अदर पर्सन, पार्टनरशिप फर्म कब नेशनल बनेगी, एलएलपी कब नेशनल बनेगी, कंपनी कब नेशनल बनेगी, व्हेन यू डिराइव द स्टेटस फ्रॉम दैट कंट्री, मतलब आप उस देश से अगर क्या हो, रजिस्टर्ड हो, तो आप उस देश के नेशनल बन जाओगे। अच्छा, नेशनल का काम किधर है, दो जगह पे काम है, एक आर्टिकल 24 जो बहुत आगे जाके आने वाला है, और एक आर्टिकल 4, याद करना जब टाई ब्रेकर रूल आता है तब जाकर सेकंड लास्ट पॉइंट नेशनल पे आके टिक जाता है। आई होप यू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, टाई ब्रेकर रूल में लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत ही जबरदस्त पैराग्राफ था, अगर आपको याद है तो क्या होता है यहां पर, अगर कोई टर्म ट्रीटी में नहीं डिफाइंड है तो अपने को डोमेस्टिक लॉ में जाना चाहिए, नो डाउट। लेकिन अब ओईसीडी क्या बोलता है मालूम, डोमेस्टिक लॉ में कब जाओ मत मालूम, उससे पहले आप सामने वाले देश के साथ मशवरा कर लो, पूछ लो, सामने वाले देश के साथ बात कर लो, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर कर लो। और अगर सामने वाले देश के साथ बात करने के बाद, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर करने के बाद पता चलता है कि देयर इज अ डिफरेंट मीनिंग व्हिच इज कमिंग, देन यू कैन नॉट गो टू डोमेस्टिक लॉ। क्योंकि मैंने इसका पर्पस बताया था आपको क्लास में, कितना जबरदस्त टैक्स इवेजन पर्पस एक इंडिया या कोई भी देश अडॉप्ट कर सकता है कि पहले ट्रीटी कर लो, फिर डोमेस्टिक लॉ में आके अपने डोमेस्टिक डेफिनेशन को अमेंड कर दो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो अभी आप खुद से डोमेस्टिक डेफिनेशन को कन्वीनियंस से नहीं चेंज कर सकते हो जब तक आप सामने वाले देश से बात नहीं करोगे। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? शैल आई गो अहेड? ये पूरा का पूरा लॉजिक यहां पर दिया गया है, बहुत अच्छा पैराग्राफ है, इसको आपको पढ़ना चाहिए बिफोर द एग्जाम वंस। ठीक है, और उससे पहले भी पढ़ के अच्छे से क्लैरिटी रखना चाहिए। आर्टिकल 4 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, रेसिडेंट, हु इज अ रेसिडेंट, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे कुछ फर्क है। सर रेसिडेंट कौन है, लेफ्ट हैंड साइड पे बात करता हूं या राइट हैंड साइड, कोई भी बात कर लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, एक आध वर्ड का फर्क है। लेफ्ट हैंड साइड रेसिडेंट कैसे पता चलेगा, यू विल बी रेसिडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट इफ यू डिराइव, इफ यू आर लायबल टू टैक्स इन दैट स्टेट। सर लायबल टू टैक्स का मतलब, लायबल टू टैक्स मतलब टैक्स भरेगा तो भी चलेगा, या एग्जेम्प्ट एंटिटी है तो भी लायबल टू टैक्स माना जाएगा। तो इफ एन एंटिटी इज लायबल टू टैक्स इन ए पर्टिकुलर कंट्री बाय रीजन ऑफ इट्स व्हाट, डोमिसाइल, रेसिडेंस,
इनकॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट, नॉट बाय रीजन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। याद आ रहा है आप लोगों को? सोर्स ऑफ इनकम की वजह से लायबल है तो रेसिडेंट नहीं बनेगा, रेजिडेंस की वजह से लायबल है तो, डोमिसाइल की वजह से लायबल है तो, इनकॉर्पोरेशन की वजह से लायबल है तो, मैनेजमेंट की वजह से लायबल है तो तू उस देश का रेसिडेंट बनेगा। तो सर मैं इंडिया का रेसिडेंट होगा, सिंगापुर का, दोनों देश का कानून पढ़ और पता लगा। दोनों देश का कानून पढ़ के देखो, पता लगाना पड़ेगा। इंडिया का कानून पढ़ सेक्शन 6, सिंगापुर का रेस्पेक्टिव सेक्शन 6 पढ़ और पता लगा तो क्या तू उस देश में रेजिडेंस की वजह से, कानून की वजह से, रेजिडेंस की वजह से, डोमिसाइल की वजह से, इनकॉर्पोरेशन की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से तू रेजिडेंस है क्या? है तो तू रेजिडेंट है सर। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में फर्क क्या? फर्क है यहां पर बहुत बारीकी से हाईलाइट करके रखा है। राइट हैंड साइड पे इनकॉर्पोरेशन की वजह से भी रेजिडेंट बन सकता है, लेफ्ट हैंड साइड पे इनकॉर्पोरेशन वर्ड मिसिंग है। लेफ्ट हैंड साइड पर एक एक्स्ट्रा वर्ड है कि पेंशन फंड है, राइट हैंड साइड पे वो पेंशन फंड का मेंशन नहीं है। प्लस दोनों केस में एक और कॉमन चीज है कि इंडियन गवर्नमेंट तो हमेशा इंडिया की रेसिडेंट रहेगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो हमेशा इंडिया की रेसिडेंट रहेगी, पॉलिटिकल सब डिवीजन और जो लोकल अथॉरिटी है बीएमसी वो तो हमेशा इंडिया की रेसिडेंट होगी। उसके लिए तो चेक भी नहीं करने का लायबल टू टैक्स है क्या नहीं है, वो सब कुछ नहीं चेक करने का, वो सब दूसरे लोगों के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, ये सब करने के बाद सर अगर मेरी इनकम 2 बार टैक्स हो जाती है, मतलब सॉरी मैं अगर 2 देश में रेसिडेंट हो जाता हूं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर तुमको आना पड़ेगा टाई ब्रेकर रूल। टाई ब्रेकर रूल गवर्नमेंट ने 2 चीज में डिवाइड किया है, एक तो इंडिविजुअल का टाई ब्रेकर रूल पैरा 2 में है और अदर देन इंडिविजुअल का टाई ब्रेकर रूल पैरा 3 में। इंडिविजुअल का टाई ब्रेकर रूल क्या बोलता है? इंडिविजुअल का टाई ब्रेकर रूल बोलता है कि भाई अगर तुम दोनों देश में रेसिडेंट हो गए तो सबसे पहले देखो आपका परमानेंट होम कहां पर है। परमानेंट होम का मतलब क्या होता है? सर लेट आउट वाला घर चलेगा, चलेगा, आप अगर भाड़े के घर में रहते हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने अपना खुद का घर किसी को भाड़े पे दिया है रेंट कमाने के लिए, वो आपका होम नहीं हो सकता है। आई होप यू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है? अगर आप खुद भाड़े के घर में रहते हो तो वो होम है, लेकिन आपने अपना खुद का घर किसी को भाड़े पे दिया है तो उसको परमानेंट होम नहीं बोल सकते हो, ठीक है? तो परमानेंट होम देखो सर, परमानेंट होम नहीं है या दोनों देश में या नहीं है, तो फिर सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट, पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशन देखो वो किधर क्लोजर है, सर उससे पता नहीं चल रहा है। तो फिर हैबिचुअल अबॉर्ड देखो, सर उससे भी पता नहीं चल रहा है। तो फिर नेशनल देखो कौन से देश का है तू, नेशनल के लिए आर्टिकल 3 पढ़ो, वहां से पता चल जाएगा नेशनल कौन है। सर उससे भी पता नहीं चल रहा है, उससे भी पता नहीं चल रहा है, दोनों देश की कंपिटेंट अथॉरिटी आपस में बैठकर पासिंग द पार्सल खेलेगी, ठीक है? कि भाई तुमको चाहिए कि हमको चाहिए, उस हिसाब से यहां पर डिटरमाइन हो जाएगा। नेक्स्ट पैरा 3 क्या बोलता है? कंपनी के केस में या अदर देन इंडिविजुअल के केस में अगर डुअल रेसिडेंसी हो जाती है, कंपनी के केस में हो सकती है, इंडिया में भी रेसिडेंट हो बिकॉज ऑफ व्हाट, इनकॉर्पोरेशन, और बाहर भी रेसिडेंट हो बिकॉज ऑफ पोयम। तो अब कैसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे? म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर के थ्रू, केस टू केस अप्रोच। केस टू केस अप्रोच, दोनों देश बैठ के टेबल पे बैठेंगे, बात करेंगे, एक एक फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि इसकी मीटिंग किधर होती है, डायरेक्टर्स किधर रहते हैं, ये किधर है, वो किधर है, हेड ऑफिस किधर है, ये सब चीजें, सब्सटेंशियल लोकेशन किधर है, सब्सटेंशियल एक्टिविटी किधर है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किधर है, जो आप पोएम में करते थे ना इतना सारा, वो गाइडिंग प्रिंसिपल से याद है पोएम के अंदर बहुत सारे, वो सारे यहां पर फॉलो होंगे और डिसाइड करेंगे कि वो भाई इंडिया की रेसिडेंट है क्या वहां की। उसके बाद भी अगर नहीं होता है, उसके बाद भी सॉल्व नहीं होता है तो मैटर क्लोज कर देंगे, फिर उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। चेक करना वहां पर बराबर से, देखो कोई फिर उसको रिलीफ नहीं मिलने वाली है एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट बोथ अग्रीज टू गिव। अगर 100 रिलीफ मिलती है एक एसएससी को, कुछ नहीं मिलेगी, हाँ, लेकिन उसमें से अगर वो 10 रिलीफ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वो लोग मेंशन करेंगे बराबर से ट्रीटी के अंदर, ठीक है? दिस इज व्हाट आर्टिकल 4 इज ऑल अबाउट। आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 क्या बोलता है? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। क्यों जरूरी है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट? पता लगाना, क्योंकि एक नॉन रेसिडेंट की पीजीबीपी इनकम पे टैक्स इंडिया में तब लग सकता है, सोर्स कंट्री में तब लग सकता है जब उसका पी है। तो आर्टिकल 1 का, आर्टिकल 5 का पैरा 1 क्या बोलता है? मीनिंग ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। मीनिंग क्या बोलता है? कि देयर शुड बी एन एंटरप्राइज, that enterprise should do a business, there should be a fixed place of business in the source country, that fixed place of business should be at the disposal of that entity। उस एंटिटी को दे दो, वो कर रहा है अपने हिसाब से बिजनेस, बीच में टांग मत अड़ाओ। ये कुछ कंडीशन अगर आप फुलफिल करोगे तो आपका इंडिया में क्या हो जाएगा? पी एस्टैब्लिश हो जाएगा। पी एस्टैब्लिश हो जाएगा तो पीजीबीपी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। अब कितनी पीजीबीपी इनकम टैक्सेबल होगी? उसके लिए आर्टिकल 7 पढ़ना। उस पी से बेचूंगा वो तो टैक्सेबल होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो बाहर से बेचूंगा तो वो भी लग जाएगी। इस तरीके से आपको इंटरलिंकिंग करना पड़ेगा प्रोविजन का। आई होप यू अंडरस्टूड यार। पी एस्टैब्लिश हो गया तो टैक्स तो लगेगा, कितना टैक्स लगेगा वो अगले आर्टिकल में देख लेंगे पैरा 7 के अंदर। नेक्स्ट पैरा 2 क्या बोलता है? ये इंक्लूसिव लिस्ट देता है, ये सारी चीज अगर है तो ये सब पी है, बस क्लैरिटी के साथ ये सब कुछ चीज लिख देंगे हम। प्लेस ऑफ मैनेजमेंट पी है, ब्रांच पी है, ऑफिस पी है, फैक्ट्री पी है, वर्कशॉप पी है, माइन पी है, क्वेरी पी है, एनी अदर प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन पी है। इसके अंदर कुछ एडिशन करना है तो कर सकते हो, कुछ डिलीशन करना है तो कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, वो रिस्पेक्टिव कंट्री की मर्जी है। अगर आप पैरा 1 में आ गए तो ये मत सोचना कि पी हो गया, प्लीज पूरा आर्टिकल अच्छे से पढ़ लेना। मैंने आपको पहले ही बोला है, आपको आगे जाकर, क्योंकि पैरा 4 के अंदर एक्सक्लूजन मिलने वाला है। आप पैरा 1 के अंदर आ जाते हो, पैरा 2 में आ जाते हो, लेकिन पैरा 4 में आकर अगर एक्सक्लूड हो जाते हो तो बच जाओगे। अरे आर यू क्लियर और नॉट यार? तो आपको होलसम पिक्चर देखना है, आपको इमीडिएटली उसका डिसीजन नहीं लेना है। देयरफॉर यहां पर क्या बोला गया है? यहां पर इंक्लूसिव लिस्ट दिया गया है। चलो अगर पैरा 1 में आते हो, 2 में आते हो, चांसेस है, हाई चांसेस है कि आपका पी एस्टैब्लिश हो गया, लेकिन 100% चांस नहीं है कि पी एस्टैब्लिश हो गया। देयर आर सम चांसेस
which can exclude you from the definition of P in article 4 in para 4 सॉरी। अच्छा पैरा 3 क्या बोलता है, इसको हम लोग ने नाम दिया कंस्ट्रक्शन पीई का। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या वर्ड है, बिल्डिंग साइट, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, प्रोजेक्ट। राइट हैंड साइड पे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स है, असेंबली और सुपरवाइजरी करके भी वर्ड्स है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर ये सारी एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी, बिल्डिंग साइट की एक्टिविटी, इंस्टॉलेशन की एक्टिविटी अगर 6 महीने 12 महीने से ज्यादा अगर चल गई इंडिया में, तो वो माना जाएगा कि आपका इंडिया में कंस्ट्रक्शन पी है, आपको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। और राइट हैंड साइड पे 6 महीने से ज्यादा चल गया और स्ट्रिक्टर टाइम लिमिट है, तो इंडिया में पी एस्टैब्लिश हो जाएगा, आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। प्लस राइट हैंड साइड पे एक और कॉन्सेप्ट है सर्विस पी का कॉन्सेप्ट, जो ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन में नहीं है, कि बाहर की कोई एंटिटी है जो इंडिया में किसी को कुछ सर्विस देने आई है, कंसल्टेंसी सर्विस देने आई है, खुद से आई है या अपने एम्प्लॉय के थ्रू, और उसके एम्प्लॉयज या खुद 183 डेज से ज्यादा इंडिया में रह जाते हैं, तो उसको इंडिया में क्या माना जाएगा, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हो गया और उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। सर 183 डेज एक प्रोजेक्ट का कि मल्टीपल प्रोजेक्ट का? मल्टीपल प्रोजेक्ट मिलाकर भी अगर 183 डेज क्रॉस हो जाता है तो भी सर्विस पी माना जाएगा। आई होप यू रिमेंबर दैट। नेक्स्ट पैरा 4, द मोस्ट डेंजरस वन, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, इफ यू रिमेंबर दैट, द मोस्ट डेंजरस वन बिकॉज इट्स वेरी लेंथी। पी में क्या क्या नहीं आएगा, सबसे पहले ओईसीडी यूएन मॉडल पहले पॉइंट में अलग हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, क्या लिखा है, अगर आप इंडिया में सिर्फ स्टोरेज करते हो, सिर्फ डिस्प्ले करते हो और सिर्फ डिलीवरी भी करते हो तो ओईसीडी में पी नहीं माना जाएगा। लेकिन यूएन में सिर्फ स्टोरेज करते हो, सिर्फ डिस्प्ले करते हो तो पी नहीं माना जाएगा, और अगर सिर्फ डिलीवरी करते हो तो पी माना जाएगा। आई होप यू रिमेंबर दैट। तो पैरा ए पैरा बी ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, वहां पर यूज ऑफ फैसिलिटी है, यहां पर मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक है। ठीक है। पैरा 3 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी, अगर आप इंडिया में आते हो क्या करने के लिए, सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए, सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग करें निकल गए, पी नहीं माना जाएगा। पॉइंट नंबर डी क्या बोलता है, आप इंडिया में आते हो सिर्फ गुड्स परचेज करने के लिए, या आप इंडिया में आते हो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, पी नहीं माना जाएगा। पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है, अगर आप इंडिया में आते हो कोई भी एनी अदर एक्टिविटी के लिए, सर एनी अदर एक्टिविटी मतलब एनी अदर ऑक्सिलरी एक्टिविटी और प्रिपेरेटरी एक्टिविटी करने के लिए इंडिया में आते हो। ऑक्सिलरी मतलब क्या, सपोर्टिव, प्रिपेरेटरी मत क्या, जो बिजनेस शुरू होने के पहले करते हो, वो एक्टिविटी करने के लिए इंडिया में आते हो, तो आपका इंडिया में पी नहीं माना जाएगा। और फिर बाद में नीचे भाषण दिया ये एफओडब्ल्यूसी वाला केस लॉ। एफओडब्ल्यूसी के केस लॉ में क्या हुआ था, फॉर्मूला 1 सर्किट वालों ने इंडिया में 3 दिन के लिए रेस रखी थी। अब ये सवाल उठ गया कि क्या पी एस्टैब्लिश होगा कि नहीं होगा, तो इसमें फिलिप बेकर का व्यू लिया गया। उन्होंने बोला 3 चीज देखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी, डिपेंडेंस एंड प्रोडक्टिविटी। अगर ये 3 चीज है तो उसका पी है। तो कोर्ट ने देखा ये 3 चीज दिखा उनको, स्टेबिलिटी दिखी, प्रोडक्टिविटी दिखी, इंडिपेंडेंस दिखा, डिपेंडेंसी दिखा, सॉरी, ये सब फैक्टर्स उनको दिखे, कोर्ट ने बोल दिया इनका इंडिया में पी एस्टैब्लिश है। फिर भले ही वो 1 दिन के लिए आए, 3 दिन के लिए आए या 1 घंटे के लिए आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कितने ड्यूरेशन के लिए आते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसका इंडिया में पी एस्टैब्लिश हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर आगे प्रोजेक्ट ऑफिस के बारे में कुछ बात किया है। अगर प्रोजेक्ट ऑफिस एक ऑक्सिलरी एक्टिविटी की तरह काम करता है तो वो पी नहीं है, अगर मेन एक्टिविटी की तरह काम करता है तो पी है। उसके बाद लाइसेंस ऑफिस के बारे में बोला है, देयर इज डाइवर्जेंस व्यू, बहुत व्यू में डाइवर्जेंस है। जैसे लाइसेंस ऑफिस को अपनी हद पता होनी चाहिए। अगर लाइसेंस ऑफिस वो एक्टिविटीज कर रहा है जो आरबीआई ने उसको बोला है, अगर वो ही कर रहा है तो वो लाइसेंस ऑफिस है, वो पी नहीं है, उसको इंडिया में टैक्स नहीं लग सकता है। लेकिन अगर वो अपनी हद पार करता है, अलग अलग एग्जांपल्स में दिया है कि वो ऑर्डर भी सिक्योर कर रहा है, कस्टमर्स के साथ नेगोशिएट भी कर रहा है, पेमेंट भी रिसीव कर रहा है, ये सारे काम, मार्केटिंग भी कर रहा है, अगर ये सारे काम वो कर रहा है तो लाइसेंस ऑफिस विल बी डीम्ड एज व्हाट, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, एंड देन इट हैज टू पे टैक्सेस एज पर आर्टिकल 7 बिजनेस प्रॉफिट्स। बिजनेस प्रॉफिट्स के हिसाब से उसके प्रॉफिट्स इंडिया में क्या हो जाएंगे, एट्रीब्यूट हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर इंडिया में आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के लिए आते हो, याद करो, तो ये चीज इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं माना जाएगा। एंड देन वी केम टू द बिग वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स प्लानिंग मेजर। अगर ये 5 एक्सेप्शन जो देखे आपने, ए बी सी डी ई, अगर आप ये कॉम्बिनेशन में भी करते हो ना, किसमें, कॉम्बिनेशन, तो भी चलेगा, तो भी आपका पी एस्टैब्लिश नहीं होगा। लेकिन कॉम्बिनेशन करने के बाद भी आपकी जो एक्टिविटी है ना वो कैसी लगनी चाहिए, ऑक्सिलरी और प्रिपेरेटरी, मेन नहीं लगनी चाहिए। आई होप यू रिमेंबर दैट। यू कैन डू इन अ कॉम्बिनेशन, यू कैन डू 3-4 थिंग्स। तो अब एसएससी क्या करने लगा, बाहर एक एंटिटी है, वो उसकी 4 और सब्सिडरी खोलने लगा, और हर एक सब्सिडरी को क्या बोलने लगा, आप एक एक करके क्या करो, इंडिया में अलग अलग एक्टिविटी आप करो। एक एंटिटी नॉर्मल बिजनेस करेगा और दूसरी एंटिटी उसको सपोर्ट देगी। तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है, आप अपनी जुड़ी हुई एक्टिविटी को तोड़ रहे हो, यू आर फ्रैगमेंटिंग अ कोहेसिव एक्टिविटी। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लाया, गवर्नमेंट नहीं बोलूंगा, ओईसीडी ने क्या लाया, एंटी फ्रैगमेंटेशन रूल इन पॉइंट नंबर 4.1, इफ यू कैन रिमेंबर दैट। लेकिन एंटी फ्रैगमेंटेशन रूल के भी अपने कंडीशन है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सारी एंटिटी जुड़ जाएगी, सारी एक्टिविटी जुड़ जाएगी, लेकिन जो एक्टिविटी जुड़ रही है दैट शुड कॉम्प्लीमेंट द ओरिजिनल एक्टिविटी, इफ यू रिमेंबर। वो बैंक है, बैंक को कॉम्प्लीमेंट कौन कर रहा था उस एग्जांपल में, वो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग ऑफिस। आई होप यू रिमेंबर दैट। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटी है वो भी तुम्हारे मेन एक्टिविटी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, तब आप जोड़ो
और फिर उसको एनालाइज करो, क्या ये परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अगर बन सकता है तो लगाओ उसके ऊपर टैक्स इंडिया के अंदर। नेक्स्ट एजेंसी पी का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें आपको मल्टीपल पैराग्राफ देखना पड़ेगा, बाढ़ में जाए पैरा 1 एंड 2, ठीक है, लेकिन पैरा 4 आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, एक्सेप्शन में नहीं आना चाहिए एजेंट। अरे यस और नो, लेकिन पैरा 4.1 में आ गया तो उसको फंसा देंगे। और आगे का पैरा भी देखना पड़ेगा क्योंकि डिपेंडेंट एजेंट होना भी जरूरी है। अरे यस और नो, कौन सा एजेंट इंडिया में टैक्सेबल है? मैं तीनों को कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक साथ बोलता हूं। इंडिया में कब डीम टू अक्रूअर अराइज हो जाएगा, इंडिया में कब परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा, इंडिया में कब एजेंसी बी का कॉन्सेप्ट अट्रैक्ट हो जाएगा और टैक्स लगेगा? जब एक नॉन रेसिडेंट इंडिया में एक एजेंट बिठाता है जो उसके बिहाफ पे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करता है, who has authority to conclude contract and who habitually enters into a contract, and now you check whether he is dependent or not. डिपेंडेंट भी होना जरूरी है वो एजेंट, उस पे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करना भी जरूरी है। और फिर पैरा 4 वाली एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां इंक्लूड हो गया तो फिर वो एक्सक्लूजन्स में आ जाएगा। अरे आई होप यू आर क्लियर यार। तो सबसे पहले आप चेक करो एजेंट डिपेंडेंट है क्या। अगर डिपेंडेंट है तो फिर आओ यहां पैरा 5 में आओ और चेक करो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अथॉरिटी है क्या। अथॉरिटी भी है। फिर चेक करो वो ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहा जो एक्सक्लूजन्स में आता है। अगर वो आता है तो फिर भी बच जाएगा वो। ये सारी चीजें एज अ होल आपको देखना है, ठीक है। ये सारा भाषण आपको यहां पर दिया गया इस पर्टिकुलर 2 पैराग्राफ के अंदर, पैरा 5 और पैरा 6 और 7। बीच में एक पैरा है जो इंश्योरेंस पी के बारे में बात करता है कि एक कंट्री का अगर इंश्योरेंस कंपनी का मैक्सिमम इंश्योरेंस प्रीमियम दूसरी कंट्री से आता है या रिस्क दूसरी कंट्री में इंश्योर्ड है तो यह माना जाएगा उस कंट्री का दूसरी कंट्री में क्या है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है और उसको क्या करना पड़ेगा, उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। बट बेटा ये नहीं बोलना है, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। पहले आप क्या आइडेंटिफाई करोगे, एजेंट का डिपेंडेंसी, क्या वो डिपेंडेंट है तो आगे बढ़ो। अगर इंडिपेंडेंट है तो मैटर क्लोज करो, पीए हो ही नहीं सकता है। डिपेंडेंट है तो क्या डिपेंडेंट एजेंट बाय डिफॉल्ट पीई बन जाएंगे? उनके लिए भी टेस्ट चेक करना पड़ेगा पिछले पैराग्राफ का, पैरा 5 का, कि भाई अब वो अथॉरिटी है क्या कंक्लूड करने की कॉन्ट्रैक्ट, वो भी तो चेक करना जरूरी है। और यूएन मॉडल में एक और बंदा भी एजेंट बन जाएगा कि वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ डिलीवरी भी करता है ना। अगर याद करो तो यूएन मॉडल में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, सिर्फ डिलीवरी भी करता है तो वो भी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट माना जाएगा, जो ओईसीडी के अंदर नहीं है। ओईसीडी के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको लॉजिक बताया था और आपने ही बताया था कि ओईसीडी में सिर्फ डिलीवरी करने को हम परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मानते ही नहीं है, वो एक्सक्लूजन में आ जाता है। ओईसीडी यूएन के अंदर वो एक्सक्लूजन में नहीं आता, यूएन के अंदर वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट माना जाता है। देन कम्स द नेक्स्ट पैराग्राफ, जस्ट 1 or 2 more पैराग्राफ आई वुड लाइक टू एड्रेस एंड देन आई विल एंड दिस सेशन ओवर हियर। पैरा 7 क्या बोलता है कि जस्ट बिकॉज अ फॉरेन कंपनी हैज अ सब्सिडरी इन इंडिया और एन इंडियन कंपनी हैज अ सब्सिडरी इन फॉरेन कंट्री, इट डज नॉट मीन दैट both of them have what a P in another country. Just because Apple has a subsidiary in India, it does not mean Apple has a permanent establishment in India. Permanent establishment का rule has to be determined by the preceding paragraphs, either by para 1 or para 2, by meaning or by inclusive list, either by construction P or service P, or either by dependent agent P. ये कॉन्सेप्ट से ही आप परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट डिटरमाइन करोगे, बाकी और कोई तरीके से नहीं कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट यहां पर दिया गया क्लोजली रिलेटेड एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है। एक एंटिटी अगर दूसरे एंटिटी में 50% से ज्यादा होल्ड करती है वो क्लोजली रिलेटेड एंटरप्राइज है। और ये क्यों काम आने वाला है, ये आपको एंटी फ्रैगमेंटेशन रूल में पॉइंट नंबर 4.1 में काम आने वाला है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट, ठीक है। बहुत जबरदस्त आर्टिकल है और ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आउट ऑफ ऑल द आर्टिकल्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। So let us take the discussion of revision ahead with the next article, that is income based articles. Now business profit. Business profit कहां टैक्स होगा? OECD के हिसाब से बोलता है रेजिडेंट कंट्री में बिजनेस प्रॉफिट टैक्स होगा, यूएन भी बोलता है रेजिडेंट कंट्री में टैक्स होगा। लेकिन अगर आपका सोर्स कंट्री में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है तो फिर सोर्स कंट्री में भी टैक्स हो सकता है। और फिर कितना टैक्स होगा? प्रोपोर्शनेट टैक्स होगा। प्लस ओईसीडी को छोड़ो, यूएन के अंदर आओ। यूएन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसमें क्या होता है, एक बार अगर किसी नॉन रेजिडेंट का सोर्स कंट्री में एक पी एस्टैब्लिश हो गया, उसके बाद वो सामान उस पी से बेचे या डायरेक्टली बाहर से बेचे, दोनों केस में इंडिया में टैक्स लगेगा। पी से बेचेगा तो भी टैक्स लगेगा, डायरेक्टली बेचेगा तो भी टैक्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, कितना प्रॉफिट इंडिया में टैक्स लगेगा सर? वो लिखा गया है पैरा 2 के अंदर। पैरा 2 के अंदर क्या बोला गया? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अंदर कुछ डिफरेंसेस है, बट मोर और लेस सेम है। वर्डिंग्स में कुछ डिफरेंसेस है। मैं क्या डिफरेंसेस है वो भी बोलता हूं, क्या सिमिलरिटी है वो भी बोलता हूं। पैरा 2 का ऑब्जेक्टिव समझो। पैरा 2 का ऑब्जेक्टिव है कि एक बार अगर नॉन रेजिडेंट का इंडिया के अंदर सोर्स कंट्री में पी एस्टैब्लिश हो गया तो फिर उसका कितना प्रॉफिट इंडिया में टैक्सेबल होगा। तो वो लोग बोलते हैं जो इंडियन पी है उसको एक सेपरेट एंटिटी समझ के चलो,
और ऐसा सोचो, अगर वो सेपरेट एंटिटी है और अगर वो अपने एचओ से नहीं किसी थर्ड पार्टी से सामान खरीदता तो बेचता, तो वो सामान कितने में खरीदता, कितने में बेचता, तो वो कितना प्रॉफिट दिखाता, उस हिसाब से सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी समझ के अगर वो एंटिटी अपने आप को समझे तो वो कितना प्रॉफिट कमाता, उस हिसाब से जितना प्रॉफिट कमाता उतना इंडियन पीई को आप क्या करो, एट्रीब्यूट कर दो। ठीक है। सिमिलरली जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज ओईसीडी, वहां पर और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या है, वहां पर बोला है कि वो एंटिटी जो इंडिया में, उसके फार एनालिसिस भी करो, उसके कितने फंक्शंस है, क्या असेट है, क्या रिस्क है, वो भी देखो। जितना ज्यादा फंक्शंस, जितने ज्यादा असेट, जितनी ज्यादा रिस्क, उस हिसाब से इंडिया में उसको आप क्या कर दो, उस हिसाब से इंडिया में उसको आप एट्रीब्यूट कर दो क्या, प्रॉफिट्स। ठीक है। राइट हैंड साइड पे एक और पॉइंट बोला गया है कि आपको जब प्रॉफिट्स एट्रीब्यूशन करोगे तो आपको सब्जेक्ट टू पैरा 3 देखना है, तो पैरा 3 भी एक बार देखना जरूरी है। लेफ्ट हैंड साइड पे पैरा 3 है ही नहीं तो देखोगे क्या। तो जब राइट हैंड साइड पे पैरा 3 के अंदर क्या लिखा गया है, लेट अस सी दैट व्हाट इज रिटन इन पैरा 3 ऑन राइट हैंड साइड। पैरा 3 के अंदर यहां पर राइट हैंड साइड पे बहुत सारे यूएन मॉडल के अंदर बोला गया है कि कौन कौन से खर्चों का डिडक्शन मिलेगा, कौन कौन से खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो पैरा 3 के अंदर यूएन मॉडल में बोला है कि अगर कोई इंडिया का पी अपने 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 एचओ को कुछ पेमेंट करता है तो उसका डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा, अगर किसी और ब्रांच को पेमेंट करता है डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो रीइंबर्समेंट करता है अपने एचओ को तो उसका डिडक्शन उसको मिल जाएगा। सिमिलरली इंडिया का ब्रांच अगर सामने वाली एंटिटी को अगर कुछ बैंक के तौर पर कुछ पेमेंट करता है, इंटरेस्ट, बैंकिंग इंडस्ट्री का ब्रांच है, वो अपने एचओ को अगर कुछ इंटरेस्ट का पेमेंट करता है क्योंकि एचओ ने उसको लोन दिया है, तो उस लोन का उसको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बोलिए। हाँ, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये पूरा भाषण यहां पर दिया गया आपको। इन शॉर्ट मैंने आपको 2 शब्दों में बता दिया क्या डिडक्शन मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। एचओ को पेमेंट किया, ब्रांच को पेमेंट किया, डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर रीइंबर्समेंट किया डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर वही ब्रांच, अगर बैंकिंग ब्रांच है, अपने एचओ को लोन का इंटरेस्ट देती है तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अब जिस चीज का आपको डिडक्शन मिल रहा है वो चीज सामने वाले के हाथ में इनकम भी होगी, जिस चीज का डिडक्शन आपको नहीं मिल रहा है वो सामने वाले के हाथ में इनकम भी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट पैरा 3 सिर्फ ओईसीडी में, यूएन के अंदर नहीं है। यहां पर क्या है, यहां पर डिफरेंस इन ओपिनियन है। अगर डिफरेंस इन ओपिनियन ऑफ 2 नेशंस, उसके वजह से अगर डबल टैक्सेशन होता है तो दोनों देशों को एक दूसरे से बात करना पड़ेगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। मिसाल के तौर पर बाहर एक एंटिटी है, उसने इंडिया में ब्रांच खोला, उसने इंडिया की एंटिटी को कुछ सामान बेचा, तो अब उसको वहां पर वो सेल्स दिखाना पड़ेगा, इंडिया में उसको परचेज दिखाना पड़ेगा। अब उसने वहां पर 90 रुपीज का सेल्स दिखाया, इंडिया में 90 रुपीज का परचेज दिखाया। अब इंडियन गवर्नमेंट 90 रुपीज का परचेज एक्सेप्ट करती है, लेकिन बाहर की गवर्नमेंट 90 रुपीज का सेल्स एक्सेप्ट नहीं करती है, वो बोलती है 110 रुपीज का सेल है। तो अब क्या होगा, 20 रुपीज का डबल टैक्सेशन। किस तरीके से, क्योंकि 120 रुपीज, 110 रुपीज उसको वहां सेल दिखाना पड़ेगा, वो 110 पे टैक्स लेगा, और यहां पर इंडिया में वो डिडक्शन 90 पे लेगा, तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा 20 रुपीज पे। इस डबल टैक्सेशन को दोनों देश एक दूसरे के साथ बैठकर क्या करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए, उसके बारे में बोला गया इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो फिर बाद में म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर करो, कुछ भी करो, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट, पैरा 4 क्या बोलता है कि आप इतनी सब मगजमारी काहे को करते हो जिंदगी के अंदर। यूएन मॉडल बोलता है कि आप एक क्या करो, एक रेशो के बेसिस पर जितनी भी एंटिटीज है सबको क्या करो, बांट दो प्रॉफिट्स। ठीक है, ज्यादा मगजमारी मत करो, सेपरेट एंटिटी है, इसका फंक्शन क्या है, इसका रिस्क क्या है, इतना एसेट क्या है, अरे छोड़ो ये सब चीज, मगजमारी करने में बहुत समय बर्बाद होगा। तो ये लोग बोलते हैं अपने कस्टमरी ट्रेडिशंस के हिसाब से जो सालों से चल रहा है, तो उसमें क्या करो, सालों से जो चल रहा है उस हिसाब से आप प्रॉफिट्स को एट्रीब्यूट कर दो। हाँ, लेकिन उसके भी कुछ कंडीशन है। प्रॉफिट्स एट्रीब्यूट करने के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ बहुत अजीब रिजल्ट आ रहा है कि इतना प्रॉफिट एट्रीब्यूट कर दिया एक पर्टिकुलर ब्रांच को कि उतना तो उसने कभी जिंदगी में कमाया नहीं, उतना एक साल में एट्रीब्यूट कर दिया। ऐसा अजीब रिजल्ट आएगा तो फिर ये रूल मत फॉलो करो। सिमिलरली ये रूल अगर फॉलो करना है तो दोनों देश की टैक्स अथॉरिटीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये रूल, प्लस टैक्स पेयर को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी ये रूल अलाउड है, अदरवाइज ये रूल अलाउड नहीं है। अदरवाइज आप जो पैरा 2 के अंदर लिखा है फॉर एट्रीब्यूशन वो फॉलो करो। ठीक है, नेक्स्ट पैरा क्या बोलता है, एक बार आपने जो भी मेथड एस्टैब्लिश कर लिया कि हम इस तरीके से प्रॉफिट को एट्रीब्यूट करेंगे, उसको ईयर टू ईयर बेसिस पे चेंज नहीं करना। ईयर टू ईयर बेसिस पे अगर चेंज करते रहोगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट पैरा 4, पैरा 6 जो करस्पॉन्डिंग पैरा है ओईसीडी यूएन मॉडल का, यहां पर लिखा गया अगर किसी इनकम के लिए सेपरेट आर्टिकल है, लाइक इंटरेस्ट के लिए सेपरेट आर्टिकल है, डिविडेंड के लिए सेपरेट आर्टिकल है, रॉयल्टी एफटीएस के लिए सेपरेट आर्टिकल है, तो फिर उसकी इनकम उसी आर्टिकल के हिसाब से टैक्स होगी, इस आर्टिकल के हिसाब से टैक्स नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहां टैक्स होगा, सबसे पहले इंटरेस्ट मे बी टैक्स्ड इन द रेजिडेंट स्टेट। मे बी का मतलब क्या होता है, सोर्स में भी हो सकता है, और पेड का मतलब क्या होता है, पेड का मतलब एक्चुअल पेमेंट जरूरी नहीं है, अगर सेट ऑफ भी करते हो तो भी चलेगा। तो पैरा 1 क्या बोलता है आर्टिकल 11 का कि रूल
ये इंटरेस्ट कहां टैक्स होगा? रेजिडेंट कंट्री में। अब पैरा 2 क्या बोलता है? पैरा 2 बोलता है कि भाई सोर्स कंट्री में भी हो सकता है। ओईसीडी बोलता है सोर्स कंट्री में भी हो सकता है, अगर आप टैक्स 10% से ज्यादा नहीं चार्ज करो तो। अगर 10% तक टैक्स चार्ज करते हो तो सोर्स कंट्री में भी टैक्स कर सकते हो। राइट हैंड साइड पे क्या बोलता है? सोर्स कंट्री में भी टैक्स हो सकता है और दोनों देश डिसाइड करेंगे कि वो मैक्सिमम टैक्स रेट क्या होगा। यहां पे कोई परसेंटेज नहीं दिया गया है, ठीक है। पैरा 3 क्या बोलता है? इंटरेस्ट का डेफिनेशन। इंटरेस्ट का डेफिनेशन में क्या है? सारे किस्म के डेट आ जाएंगे, डेट ऑफ एवरी काइंड, वेदर इट इज मॉर्गेज, वेदर इट इज नॉट मॉर्गेज, वेदर देयर इज इट्स काइंड ऑफ इस्लामिक बैंकिंग व्हिच आई हैव टोल्ड यू इन द क्लास, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। लेकिन एक चीज बोला है कि पेनाल्टी को इस इंटरेस्ट के अंदर मत लेना। अगर ओईसीडी का रिकमेंडेशन, अगर लेना चाहते हो तो फिर आप ले सकते हो, कंट्री इज फ्री टू डू दैट, बट ओईसीडी के रिकमेंडेशन के हिसाब से पेनाल्टी शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इंटरेस्ट, ठीक है। प्लस इंटरेस्ट में वो सारी चीजें नहीं आएगी जो ट्रेडिशनल इंटरेस्ट नहीं माना जाता है, जिसके पीछे कोई डेड ही नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं आएगा। जैसे इंटरेस्ट स्वैप्स मैंने आपको क्लास में बोला है, ठीक है। इंटरेस्ट स्वैप्स विल नॉट बी कवर्ड ओवर हियर बिकॉज उसके पीछे कोई डेड नहीं है। नॉन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट कवर्ड हियर, ओनली ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लोन, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेट एक्सेट्रा, यही सारी चीजें यहां पर कवर्ड है। नेक्स्ट, अगर कोई फॉरेन एंटिटी का इंडिया में कोई पी है और उस पी के थ्रू वो किसी को लोन देता है और उससे इंटरेस्ट कमाता है, तो फिर वो इंटरेस्ट यहां टैक्स नहीं होगा, वो आर्टिकल 7 में बिजनेस प्रॉफिट की तरह टैक्स होगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट है। अगर सिटी बैंक का इंडिया में ब्रांच है और वो ब्रांच से लोन देता है, इंटरेस्ट कमाता है, वो तो टैक्स होगा ही। अब अगर कोई डायरेक्टली बाहर से सिटी बैंक का बैंक अगर इंडिया में किसी को लोन देता है, तो वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इंडिया में क्या हो जाएगा? चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। तो जैसे गुड्स के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, वैसे यहां पर सर्विसेज और लोन के लिए भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इज कि कब यह माना जाएगा कि इंटरेस्ट हैज अराइज्ड इन अ कंट्री। सबसे पहले अगर पेयर किसी देश का रेजिडेंट है तो यह माना जाएगा इंटरेस्ट इज अराइज्ड इन दैट कंट्री। अगर मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं और मैं किसी को इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो यह माना जाएगा वो इंटरेस्ट इंडिया में अराइज हुआ है और उसका इंडिया में टैक्स लग सकता है सोर्स बेसिस पर, पैरा 2 के हिसाब से। और दूसरा, अगर मैं इंडिया का रेजिडेंट नहीं भी हूं तो भी इंडिया में अराइज हो सकता है। यूके के बंदे ने यूएस के बंदे को लोन दिया, यूएस के बंदे ने वो लोन इंडिया के किसी पी के लिए यूज किया और इंडिया के उस ब्रांच के लिए यूज करने के बाद वो इंडिया का ब्रांच उसका डिडक्शन भी क्लेम करता है, तो ये माना जाएगा वो इंटरेस्ट भले एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को पे कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो पैसा इंडिया में यूज हो रहा है और वो इंडिया का पी के अंदर एस्टैब्लिश हो रहा है, इंडिया का पी उसका डिडक्शन क्लेम कर रहा है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर पेयर और पेई के बीच में कोई स्पेशल रिलेशनशिप है, लाइक होल्डिंग सब्सिडरी, लाइक पेरेंट्स, लाइक हस्बैंड वाइफ एक्सेट्रा, ब्रदर सिस्टर, ऐसा कोई रिलेशनशिप है पेयर और पेई के बीच में, तो पेयर को डिडक्शन कितना मिलेगा? जितना भी आर्म्स लेंथ प्राइस का इंटरेस्ट दे रहा है उतने इंटरेस्ट पे उसको आर्टिकल 11 का बेनिफिट मिलेगा, कंसेशनल टैक्स रेट। जो एक्सेस पेमेंट कर रहा है मोर देन आर्म्स लेंथ प्राइस, उसको ऊपर उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये लिखा गया है पैरा 6 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 12 रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या बोलता है? लेफ्ट हैंड साइड पे रॉयल्टी बोलता है कि रॉयल्टी हमेशा ओईसीडी के अंदर हमेशा रेजिडेंट कंट्री में ही टैक्स होगा। राइट हैंड साइड पे रॉयल्टी ओईसीडी के हिसाब से, यूएन के हिसाब से रेजिडेंट कंट्री में भी टैक्स हो सकता है। तो राइट हैंड साइड अभी दोनों बातें करता है, में भी बोलता है तो मतलब सोर्स कंट्री में भी हो सकता है। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड पे सोर्स का ऑप्शन आ सकता है? सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वहां पे तो शैल बोल के खत्म कर दिया है। राइट हैंड साइड पे सोर्स का ऑप्शन आ सकता है? आ सकता है। क्या ऑप्शन है? वही सेम ऑप्शन है जो पिछले आर्टिकल के अंदर था, तो मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। पैरा 3 के अंदर आपको डेफिनेशन मिल जाएंगे। रॉयल्टी के डेफिनेशन में कुछ माइनर डिफरेंसेस है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। जैसे राइट हैंड साइड पे फिल्म्स को डाला है, टेप्स, ब्रॉडकास्टिंग एक्सेट्रा, फिर राइट टू यूज इंडस्ट्रियल और कमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट डाला है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स राइट हैंड साइड पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नहीं दिखेंगे। तो राइट हैंड साइड का डेफिनेशन इज मोर एग्जॉस्टिव एज कंपेयर टू द लेफ्ट हैंड साइड डेफिनेशन। उसके बाद पैरा 3, ये दोनों सेम है एग्जैक्टली। अगर वही फॉरेन एंटिटी का इंडिया में अगर ब्रांच है, उस ब्रांच के अगर थ्रू वो सर्विसेज देता है तो फिर उसका इनकम आर्टिकल 7 में टैक्स होगा और ना कि आर्टिकल 12 में। सिमिलरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉन्सेप्ट यहां पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, तो इसमें टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। सिमिलरली यहां पर भी सेम कॉपी पेस्ट प्रोविजन डाला है कि कब रॉयल्टी इंडिया में डीम टू अक्रूअल होगा, सेम टू सेम है। ये एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है, यहां पर ये पॉइंट आ ही नहीं सकता है क्योंकि यहां पर ओईसीडी के हिसाब से रॉयल्टी इज ऑलवेज टैक्सेबल इन रेजिडेंट कंट्री, सो द क्वेश्चन ऑफ टैक्सिंग इन सोर्स कंट्री डज नॉट अराइज ओनली, ठीक है। ये पैराग्राफ दोनों एकदम कॉपी पेस्ट है, इस पे मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं आर्टिकल 12A के अंदर। आर्टिकल 12A किस पे ऊपर है? एफटीएस के ऊपर। Now this article is very recently introduced in Finance Act बोलना गलत है, in 2017 updation of UN Model Convention. This article is not there in OECD. अब यहां पर ये आर्टिकल कहां टैक्स होगा, ये इनकम कहां टैक्स होगी? FTS would be taxed
बाय डिफॉल्ट अंडर पैरा 1 अंडर द रेजिडेंट कंट्री। रेजिडेंट कंट्री, आप जिस देश के भी रेजिडेंट हो वहां टैक्स होगा। क्या सोर्स कंट्री में भी टैक्स हो सकता है? हो सकता है। फिर से वही कहानी, अगर सोर्स कंट्री एक पर्टिकुलर रेट तक टैक्स लगाता है 10% 15%, जो दोनों देश आपस में डिसाइड करेंगे, वो मैंने आपको यूके की ट्रीटी पढ़ के बताया था कि वहां पर 15% का कैप डाला है दोनों देश ने। तो वैसे जो भी वो डिसाइड करेंगे, अगर उतने तक टैक्स लगाता है तो सोर्स कंट्री में टैक्स हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। सर एफटीएस का मतलब क्या है? ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंटरेस्ट का डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट था, रॉयल्टी का भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन एफटीएस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफटीएस में क्या आएगा? कोई भी कंसिडरेशन जो आप किसी सर्विस के लिए देते हो, जो मैनेजरियल है, टेक्निकल है या कंसल्टेंसी है। ये मैनेजरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी क्या होता है? बहुत ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है। मैनेजरियल कंसल्टेंसी भी हो सकता है, टेक्निकल भी कंसल्टेंसी हो सकता है। मैनेजरियल मतलब आप किसी को मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ सर्विस दे रहे हो, टेक्निकल मतलब आपको कोई ब्रॉड नॉलेज है किसी एरिया का, किसी प्रोफेशन का, डॉक्टर हो, लॉयर हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो टेक्निकलिटी हो गई। कंसल्टेंसी सर्विस एक जनरल टर्म है जो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है। हां, तो ये तीनों वर्ड याद रखना, मैनेजरियल, टेक्निकल, कंसल्टेंसी, ये तीनों चीज यहां पर कवर्ड है। हां, लेकिन कुछ चीजें यहां पर नहीं कवर्ड है। अगर एम्प्लॉई को पेमेंट कर रहे हो तो वो यहां पर नहीं कवर्ड है। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट कर रहे हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पेमेंट कर रहा है तो नहीं कवर्ड है। या कोई पर्सनल बंदा अपने पर्सनल यूज के लिए, इंडिविजुअल अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पेमेंट कर रहा है तो वो भी एफटीएस के डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है। बाकी इन तीनों का मतलब ओवरलैपिंग है, वो जो यहां पर लिखा गया है। नेक्स्ट पैरा, ये पैरा एग्जैक्टली सेम है जो आपने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था कि कब यह माना जाएगा एफटीएस हैज अराइजन इन ए कंट्री, हैज अक्रूड इन ए कंट्री। पेयर उस देश का रेसिडेंट होना चाहिए, या अगर पेयर नहीं है, नॉन रेसिडेंट भी है, अगर एक एनआर दूसरे एनआर को पेमेंट कर रहा है एफटीएस का और वो एफ सर्विसेज इंडिया में यूटिलाइज कर रहा है, इंडिया के पी के लिए यूटिलाइज कर रहा है और वो पी इंडिया को अब चार्ज कर रहा है, वो इंडिया में डिडक्शन क्लेम कर रहा है, तो वो इनकम इंडिया में अक्रू हो जाएगी। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा आर्टिकल है जो पिछले दो पैरा के एक्स्ट्रा पैराग्राफ है जो पिछले दो आर्टिकल में नहीं था। वो एक्स्ट्रा पैराग्राफ क्या है कि अगर एफटीएस जो आप सर्विसेज ले रहे हो, अगर वो यूटिलाइज इंडिया में नहीं कर रहे हो बल्कि श्रीलंका के परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में कर रहे हो, तो वो एफटीएस इंडिया में अक्रू नहीं होगा। आप सर्विसेज ले रहे हो और यूटिलाइज बाहर के परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में कर रहे हो तो वो इंडिया में अक्रू नहीं हो सकता है। उसके बाद पैरा 6 वो सेम है, वो कुछ भी खास नहीं, वो अपना पर्सनल रिलेशनशिप वाला पॉइंट है। ये एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है, ये वाला, सॉरी, पैरा 7 स्पेशल रिलेशनशिप वाला पॉइंट जो पिछले दो आर्टिकल के अंदर भी था। तो इस तरीके से तुम्हारा आर्टिकल 12, 12A और 11 खत्म होता है। नाउ आर्टिकल 13 पे आते हैं, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स को इन्होंने कैटेगराइज किया है बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ असेट। सबसे पहले इन्होंने कौन सा कैटेगरी ऑफ असेट रखा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन्स कहां लगेगा? जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। जिस देश में भी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां टैक्स लग जाएगा। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या सोर्स कंट्री, रेसिडेंट कंट्री में भी लग सकता है? लग सकता है। मे बी वर्ड यूज्ड है तो रेसिडेंट में भी लग सकता है, सोर्स में भी लग सकता है। तो जो भी टैक्स सोर्स में भरोगे रेसिडेंट कंट्री आपको क्या दे देगी? उसका क्रेडिट दे देगी आर्टिकल 23 के हिसाब से। ठीक है ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? सबसे पहले इन्होंने बोला अगर डोमेस्टिक लॉ में इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइंड है तो उस हिसाब से जाओ, अगर नहीं डिफाइंड है तो फिर आप आ जाओ यहां पर आर्टिकल 6 के अंदर आपको उसका डेफिनेशन मिलेगा। ठीक है, जो आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो इन्होंने बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज आती है। एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड है। लैंड के बाद उसके बाद उसका एक्सेसरी टू लैंड। एक्सेसरी टू लैंड क्या है? बिल्डिंग है। फिर लाइफ स्टॉक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद में माइंस भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन शिप्स, बोट्स, एयरक्राफ्ट को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। ये सारी चीजें यहां पर दी गई है। उसके बाद यहां पर इन्होंने बात किया है कि ट्रांसफर में क्या क्या आएगा। ट्रांसफर में सेल आएगा, एक्सचेंज आएगा, कंपलसरी एक्विजिशन आएगा, इनहेरिटेंस आएगा। ये सारी चीजें ट्रांसफर के अंदर आ जाएगी। उसके बाद इन्होंने बोला है कि हम कंप्यूटेशन मैकेनिज्म पे बात नहीं करते। कंप्यूटेशन मैकेनिज्म आप अपने डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से कंप्यूट करो यार। कंप्यूटेशन मैकेनिज्म की जिम्मेदारी डीटीडब्ल्यूए कभी जिंदगी में ना लिया था और ना ही आगे जाकर लेगा। उसके बाद यहां पर लिखा गया है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, उसका इंडिया में पी है, और अगर वो पी से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी बेचता है तो वो इसी देश में टैक्स होगा जहां पर उसका पी है। या तो पूरा का पूरा पी ही बेच देता है, पूरा का पूरा पी मतलब पूरा का पूरा ब्रांच ही बेचकर स्लम सेल कर देता है फॉर एग्जांपल, तो वो भी कहां टैक्स होगा? जहां पर पी एस्टैब्लिश्ड है वहां टैक्स होगा। राइट हैंड साइड पे आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड दिखेगा, फिक्स्ड बेस, बिकॉज राइट हैंड साइड पे आर्टिकल 14 इज देयर, लेफ्ट हैंड साइड पे आर्टिकल 14 इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस इज नॉट देयर। इसलिए राइट हैंड साइड पे दे विल बी यूजिंग फिक्स्ड बेस एंड परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बोथ, लेफ्ट हैंड साइड पे दे विल बी यूजिंग ओनली फिक्स्ड बेस। ठीक है। उसके बाद यहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आएगा? वो सब कुछ आएगा जो इमूवेबल नहीं है।
है, जो इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल है। उसमें क्या इंटेंजिबल एसेट्स भी आ जाएंगे, यस, गुडविल, लाइसेंस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें भी यहां पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहां पर बात किया गया कि शिप्स, एयरक्राफ्ट, ये सब का टैक्स कहां लगेगा, ये सब का टैक्स वहां लगेगा जिस देश के आप रेजिडेंट हो। रेजिडेंट कंट्री में आपको टैक्स लगेगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, दुनिया में किधर भी जाके बेचो शिप, एयरक्राफ्ट, ये सब कुछ आपको टैक्स तो रेजिडेंट कंट्री में ही लगने वाला है। उसके बाद यहां पर वोडाफोन केस लॉ के बारे में बात किया है कि अगर एक कंट्री है वो दूसरे कंपनी के शेयर्स बेचती है, तो इफ दैट डिराइव इट्स वैल्यू मोर देन 50% फ्रॉम अनदर कंट्री, देन इट इज डीम्ड टू अक्रू राइज इन दैट अदर कंट्री, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ फर्क क्या है, इनकम टैक्स लॉ के अंदर यहां पर असेट वर्ड यूज्ड है और यहां पर एक नैरोअर वर्ड यूज्ड है, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, जो यहां पर नहीं कवर्ड है, अगर वो वहां नहीं कवर्ड है तो वो अगले पैरा में भी कवर हो सकता है, एज पर यूएन मॉडल कन्वेंशन इन आर्टिकल 13 पैरा 5, ठीक है। तो यहां पर दोनों देश मिलकर एक परसेंटेज डिसाइड करेंगे, ठीक है, वो कितना परसेंटेज है, 50% से कम। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर कोई भी कैपिटल असेट अगर पिछले पैराग्राफ्स में कवर्ड नहीं है, पैरा 1, 2, 3, 4, अगर वो यहां नहीं कवर्ड है तो वो पैरा 5 में कवर हो जाएगा। और पैरा 5 में क्या बोला है, पैरा 5 और 6 जो भी बोलना है आपको बोलो। ओईसीडी में पैरा 5, यूएन में पैरा 6, वो बोला है बहुत सिंपल वर्ड्स में। अगर और कोई भी एसेट है, लाइक बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, ज्वेलरी है, कुछ भी हो सकता है ना यार, दूसरी चीजें जो कैपिटल एसेट है जो चार्जेबल टू टैक्स है, वो चार्ज होगा कंट्री ऑफ रेजिडेंस में, ठीक है। यहां पर देखना रेजिडेंस रूल एप्लीकेबल है, ठीक है। देन कम्स द इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस। अगेन दिस आर्टिकल इज ओनली देयर इन यूएन मॉडल कन्वेंशन, और ये किसके लिए लाया है, कुछ प्रोफेशंस के लिए लाया है। कौन सी प्रोफेशनल सर्विसेज यहां पर कवर्ड है, जैसे आप देख सकते हो, इंडिपेंडेंट साइंटिफिक, लिटरेरी, आर्टिस्टिक, एजुकेशन, टीचिंग एक्टिविटीज, एज वेल एज इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज ऑफ फिजिशियंस, लॉयर, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, डेंटिस्ट एंड अकाउंटेंट, सर्जन भी आ सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में सर्जन, डॉक्टर्स, वॉक्टर्स सब डाला जा सकता है, बट यहां पर मॉडल कन्वेंशन में नहीं है। अब इनकी इनकम कैसे टैक्स होगी इंडिया में, बाय डिफॉल्ट इनकी इनकम इनकी रेजिडेंट कंट्री में ही टैक्स होगी, जिस देश के भी रेजिडेंट हो उसी में टैक्स हो जाएगी इनकी इनकम। लेकिन क्या सोर्स कंट्री में भी टैक्स हो सकता है, हो सकता है, दो सर्कमस्टेंस में। पहला, अगर उनका सोर्स कंट्री में फिक्स्ड बेस है, फिक्स्ड बेस मतलब एक फिक्स जगह जहां पर वो काम करते हैं, फिर कितने दिन के लिए भी आते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक दिन के लिए भी आता है और फिक्स बेस है तो इंडिया में टैक्स लग सकता है। या अगर फिक्स बेस नहीं है और इंडिया में वो लोग आते हैं 183 डेज से ज्यादा के लिए, 183 डेज के लिए अगर आ जाते हैं तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर फिक्स बेस नहीं है तो भी चलेगा। तो या तो आपका एक परमानेंट बेस होना चाहिए, या तो आप रेगुलरली इंडिया आते हो 183 डेज से ज्यादा, तो भी इंडिया में आपको टैक्स लग जाएगा, ठीक है। यहां पर अब कौन कौन नहीं कवर्ड है, क्या ये आर्टिकल ओईसीडी में ये आर्टिकल 2000 में डिलीट हो गया था, तो अब ओईसीडी अपना मैटर कैसे रिजॉल्व करेगा, आर्टिकल 14 तो है नहीं, आर्टिकल 7 से रिजॉल्व करेगा। बिजनेस प्रॉफिट के अंदर इनको खींच के लेके जाना पड़ेगा। अब यहां पर कौन कौन कवर्ड नहीं है, एम्प्लॉइज नहीं कवर्ड है, उनके लिए सेपरेट आर्टिकल है, आर्टिकल 15। और कौन नहीं कवर्ड है सर, यहां पर बिजनेसेस नहीं कवर्ड है, बिजनेस के लिए सेपरेट आर्टिकल है, आर्टिकल 7। और यहां पर स्पोर्ट्समैन और एथलीट्स नहीं कवर्ड है, उनके लिए सेपरेट आर्टिकल है, आर्टिकल 17। वो आगे जाकर आपने वो सिलेबस में है भी नहीं इनफैक्ट आपके, अब स्पोर्ट्समैन और एथलीट्स वाला आर्टिकल। तो यहां पर क्या कवर्ड है, यहां पर सिर्फ प्रोफेशनल सर्विसेज कवर्ड है। जो इंडस्ट्रियल रिलेटेड सर्विसेज है वो आर्टिकल 7 में ऑलरेडी कवर्ड है। सर यहां पर क्या इंडिविजुअल्स ही कवर्ड है या पार्टनरशिप फर्म भी आ सकते हैं, कुछ देशों के डीटीडब्ल्यूए के साथ यहां पर पार्टनरशिप फर्म्स भी कवर किए जा सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एक्सेट्रा, इन देशों के साथ पार्टनरशिप फर्म ने भी इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर अपनी जगह बना ली है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट अदर इनकम्स। अगर इसके बीच के सारे आर्टिकल्स इंस्टीट्यूट ने अपने सिलेबस में नहीं रखा है, दैट इज 15 से लेकर 20 तक। 21 अदर इनकम की बात करता है। सर अदर इनकम कहां टैक्स होगा, अदर इनकम बाय डिफॉल्ट रेजिडेंट कंट्री में टैक्स होगा, लेकिन यूएन मॉडल थोड़ा नड़ जाता है और बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं इसको सोर्स कंट्री में भी टैक्स कर सकता हूं। यहां पर चेक कर सकते हो, ओईसीडी इसके बारे में बात नहीं करता है, ठीक है। बट यूएन मॉडल बोलता है नहीं, बाहर में जाए, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल पैरा 1, आई से दैट इट मे आल्सो बी टैक्स्ड इन व्हाट, सोर्स कंट्री। हां, अब पैरा 2 क्या बोलता है, अगर उसी क्वांटिटी का इंडिया में पी है और वो पी से जैसे बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो आर्टिकल 7 में कवर होता है, वैसे अगर अदर इनकम भी कमाता है वो, तो फिर उसकी इनकम इंडिया में ही टैक्स होगी जहां पर उसका पी लोकेटेड है। तो जैसे अगर वो बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो इंडिया में टैक्स होता है, वैसे अदर इनकम भी अगर वो इंडिया के ब्रांच से अदर इनकम कमा रहा है तो वो इंडिया में टैक्स होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 23 व्हिच टॉक्स अबाउट मेथड्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन। नाउ यहां पर सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद आगे जाके हम लोग एक एक पैराग्राफ के अंदर घुसेंगे, जैसे अगले पेज पर यहां पर एक एक पैरा शुरू होते हैं, ठीक है। अब इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा गया है, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूं। यहां पर सबसे पहले ये बोला गया है कि आप कितना भी ट्रीटी अप्लाई कर लो, डबल टैक्सेशन तो होकर रहेगा। और अगर ट्रीटी अप्लाई करने के बाद भी अगर डबल टैक्सेशन होता है तो ट्रीटी के अंदर कोई तरीके होने चाहिए टू एलिमिनेट द डबल टैक्सेशन। तो देयर आर टू मेथड्स व्हिच आर गिवन बाय ओईसीडी एंड यूएन मॉडल कन्वेंशन, जिससे आपके डबल टैक्सेशन को एलिमिनेट किया जा सकता है।
Because one of the important reason why a country enters into a DTAA with another country is to give relief in case of double taxation. तो रिलीफ किस तरीके से दिया जाएगा? दो तरीके से दिया जाएगा। पहला, यहां पर एक एग्जम्पशन मेथड का कॉन्सेप्ट है, उस तरीके से दिया जाएगा। और एग्जम्पशन मेथड में भी आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे दो किस्म के एग्जम्पशन मेथड है, एक फुल एग्जम्पशन मेथड, एक है पार्शियल एग्जम्पशन मेथड। हम लोग दोनों के बारे में थोड़ी देर में पढ़ने वाले। और दूसरा मेथड है क्रेडिट मेथड, जो वर्ल्ड वाइड फेमस है और ज्यादातर देश इंक्लूडिंग इंडिया क्रेडिट मेथड ही फॉलो करते हैं। ठीक है, नाउ अब यहां पर क्यों लाया गया है मेथड? आपको डबल टैक्सेशन से रिलीफ देने के लिए। नाउ डबल टैक्सेशन भी दो किस्म के होते हैं, एक होता है ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन, एक होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। दोनों में फर्क क्या है? ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन में क्या होता है? व्हेन same income is getting taxed twice in the same hands in two different country, उसको बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन। और इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन किसको बोलते हैं? व्हेन द सेम इनकम इज गेटिंग टैक्स्ड ट्वाइस इन टू डिफरेंट हैंड्स, दो अलग हाथों में टैक्स होती है तो, और दो अलग देशों में टैक्स होती है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। नाउ जो DTAA है ना जनरली, और आर्टिकल 23A और 23B जो भी हम लोग अभी पढ़ने वाले, वो ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन को एलिमिनेट करने की बात करते हैं, वो इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन को एलिमिनेट करने की बात नहीं करते। तो आर्टिकल 23A और 23B दोनों के दोनों सिर्फ ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन को रिलीफ देने के लिए बनाया गया है, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन को रिलीफ देने के लिए नहीं बनाया। तो इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन को अगर रिलीफ देना है तो दोनों देश को आपस में एक बायोलैटरल नेगोशिएशन करके रिलीफ देना पड़ेगा। ये आर्टिकल आपको इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन का रिलीफ नहीं दे सकता है। ठीक है, अब यहां पर ये कुछ बातें बोली गई है, लास्ट में ये बोला गया है कि पूरा का पूरा आर्टिकल रेजिडेंट कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सोर्स कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, क्योंकि रिलीफ कौन देगा? सोर्स कंट्री नहीं देगी, रेजिडेंट कंट्री देगी। तो मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं, मैं बाहर जाकर कुछ कमाता हूं, फिर इंडिया में आता हूं, गवर्नमेंट को बोलूंगा तो इंडियन गवर्नमेंट मुझे रिलीफ देगी, बाहर की गवर्नमेंट मुझे रिलीफ नहीं देगी। तो जो देश के आप रेजिडेंट हो उस देश के लिए ये आर्टिकल एप्लीकेबल है। जिस देश में आप जाके कमाते हो, मतलब सोर्स कंट्री या जिस देश में आपका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, उस कंट्रीज के लिए ये आर्टिकल रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड हमारा आर्टिकल 23A एग्जेम्पशन मेथड। एग्जेम्पशन मेथड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें क्या होता है? ये बोलता है पैरा 1 एग्जेम्पशन मेथड। इसमें भी सबसे पहले हम लोग अभी पहले फुल एग्जेम्पशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं। फुल एग्जेम्पशन मेथड में क्या होता है? सपोज मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं, मैं यूके में जाकर 1 लाख रुपया कमाता हूं, तो एग्जाम और वहां पर मैंने 20% टैक्स दिया। तो मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं, यूके में जाकर 1 लाख रुपया कमाया, 20% टैक्स दिया। इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है? अगर हम लोग फुल एग्जेम्पशन मेथड फॉलो करेंगे तो इंडिया में ये टोटल इनकम के अंदर ये इनकम को कंसिडर ही नहीं करने का, इसको इग्नोर कर देने का। दैट इज फुल एग्जेम्पशन। इट इज एज सिंपल एज दैट। जो भी इनकम आप बाहर जाकर कमाओगे वो उस पे बाहर अगर टैक्स भर रहे हो, इंडिया में अगर फुल एग्जेम्पशन कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है तो इंडिया में उस इनकम को टोटल इनकम में कंसिडर ही नहीं करने का, उसको आंख बंद करके छोड़ देने का। ठीक है, दैट इज फुल एग्जेम्पशन। अब इसमें भी एक ब्रैकेट दिया गया, देखो ऊपर यहां से यहां तक ब्रैकेट है। इसमें बोला है कि फुल एग्जेम्पशन कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां पर एक कंपनी दोनों देश की रेजिडेंट बन जाएगी। अगर एक कंपनी इंडिया की भी रेजिडेंट बन जाती है, यूके की भी रेजिडेंट बन जाती है, याद करो, अगर एक इंडिविजुअल इंडिया का भी रेजिडेंट बन जाएगा, यूके का भी रेजिडेंट बन जाएगा, तो इंडिविजुअल का टाई ब्रेकर रूल अलग है और कंपनी का टाई ब्रेकर रूल अलग है। मैंने आर्टिकल 4 में आपको पढ़ाया था। तो एक कंपनी अगर इंडिया की भी रेजिडेंट बन जाती है, यूके की भी रेजिडेंट बन जाती है, तो फिर उस केस में क्या होता है? म्यूचुअली अग्रीड, दोनों भी देश बैठकर म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू उसको डिसाइड करते हैं। और अगर म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू भी अगर उसका डिसीजन नहीं होता है कि वो कंपनी इंडिया की रेजिडेंट है कि बाहर की रेजिडेंट है, तो याद करो मैंने आपको बोला था आर्टिकल 4 में, ऐसे केस में उस कंपनी को किसी किस्म का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। यही इस ब्रैकेट में लिखा गया है कि अगर ये कंपनी यहां पर भी टैक्स लग रहा है, वहां पर भी टैक्स लग रहा है, तो फिर उसको किसी भी किस्म का एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये है आपका फुल एग्जेम्पशन मेथड। यहां पर एक एग्जांपल दिया है, इंडिया में आपने 10 लाख कमाया, बाहर आपने 3 लाख कमाया। बाहर जो 3 लाख कमाया वो इंडिया में लेने का ही नहीं, ठीक है, वो लो ही मत, डायरेक्टली आप 10 लाख पे टैक्स कमाओ, टैक्स निकालो और टैक्स भर दो। इट इज एज सिंपल एज दैट। इट इज एज सिंपल एज दैट। नाउ फुल एग्जेम्पशन के अंदर भी गवर्नमेंट रेकमेंड करती है और ओईसीडी और यूएन मॉडल दोनों रेकमेंड करते हैं कि कुछ इनकम्स के लिए आप फुल एग्जेम्पशन मत डालो। कौन सी इनकम के लिए? जो आर्टिकल 10 में आती है, 11 में आती है, 12 में आती है और 12A में आती है, और लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ आर्टिकल 10 और 11। ठीक है, ऐसा क्यों? सबसे पहले अब सबसे पहले सुनो जरा इस पैराग्राफ का मतलब क्या, पैरा 2 का मतलब। पैरा 2 का सिंपल मतलब बताओ। पैरा 2 का मतलब है क्रेडिट मेथड। पैरा 2 बोलता है कि आप सारी इनकम्स को फुल एग्जेम्पशन मेथड में मत डालिए। आप सारी इनकम को फुल एग्जेम्पशन मेथड में डालोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे आर्टिकल 10 वाली इनकम, डिविडेंड इनकम, आर्टिकल 11, आर्टिकल 12 है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, एफटीएस, इनको आप फुल एग्जेम्पशन में मत डालो क्योंकि ये ऑलरेडी कंसेशनल रेट पे टैक्स हो रहे हैं। तो इनको फुल एग्जेम्पशन क्यों देते हो? इनको क्रेडिट मेथड में डालो। क्रेडिट मेथड में आपका कम लॉस होगा, फुल एग्जेम्पशन मेथड में आपका ज्यादा लॉस हो जाएगा। सपोज इंडिया की एक कंपनी है, वो बाहर जाकर कुछ रॉयल्टी कमा रही है, वो ऑलरेडी 10% से ज्यादा टैक्स नहीं दे रही है, तो उसको फुल एग्जेम्पशन क्यों दे रहे हो? उसको 10% का इंडिया में क्रेडिट दे दो और बाकी परसेंटेज पे उसका टैक्स ले लो। देयरफॉर इन्होंने एक हाइब्रिड मैकेनिज्म बताया, बोला है फुल एग्जेम्पशन फॉलो भी करते हो, इसलिए ऊपर के पैराग्राफ में भी लिखा है सब्जेक्ट टू पैरा 2 एंड पैरा 3 दिखता है, एग्जेम्पशन मेथड में ही लिखा है सब्जेक्ट टू पैरा 2 एंड पैरा 3, यहां देख सकते हो। देयरफॉर पैरा 2 क्या बोलता है?
आर्टिकल 10, 11, 12, 12A। और लेफ्ट हैंड साइड पे 12 और 12A क्यों नहीं है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 12 और 12A इसलिए नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 12 क्या है? रॉयल्टी है, और 12A क्या है? एफटीएस है। रॉयल्टी इज ऑलवेज टैक्स इन रेजिडेंट स्टेट, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पर उसका डबल टैक्सेशन हो ही नहीं सकता। ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन में याद करो, ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन में रॉयल्टी हमेशा रेजिडेंट स्टेट में टैक्स होती है, तो उसमें डबल टैक्सेशन नहीं हो सकता है। सिमिलरली ओईसीडी मॉडल में एफटीएस का आर्टिकल ही नहीं है, सिर्फ यूएन मॉडल में है, तो वहां पर भी डबल टैक्सेशन होने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ आर्टिकल 10 और 11 का रेफरेंस है, लेकिन राइट हैंड साइड पे 10, 11, 12 और 12 चारों का रेफरेंस है। तो ये 4 आर्टिकल के केसेस में इन्होंने बोला है कि भाई आप क्या फॉलो करो? क्रेडिट मेथड। अब क्रेडिट मेथड कैसे चलता है मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मैं आगे जाकर क्रेडिट मेथड पढ़ते समय वापस बताने की जरूरत नहीं। क्रेडिट मेथड में कैसा होता है? सपोज इंडिया का कोई रेजिडेंट है, बाहर जाकर 1 लाख रुपया कमाया, उधर उसने 20% टैक्स दिया, उधर जो भी उसने 20% टैक्स दिया, एग्जेम्पशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं? 1 लाख रुपए इंडिया में पूरा इग्नोर कर देते, लेकिन क्रेडिट मेथड में ऐसा नहीं करेंगे। उसको बोलेंगे 1 लाख रुपए इंडिया की इनकम में इंक्लूड कर, इंडिया की इनकम में इंक्लूड कर, और पता लगा इंडिया में कितना टैक्स है? इंडिया में टैक्स है 30%, तो 30% टैक्स कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपए। बाहर तूने कितना भरा? 20%। 20% मतलब कितना? 2 लाख रुपए। देयरफॉर जो डिफरेंशियल अमाउंट है, इंडिया में 3 लाख आता है, बाहर 2 लाख भरा, डिफरेंशियल अमाउंट इंडिया में तेरे को भरना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, अगर बाहर 30% होता, इंडिया में 20% होता, तो डिफरेंशियल अमाउंट क्या होता? डिफरेंशियल अमाउंट फिर बाद में यहां पर ओईसीडी और यूएन मॉडल कन्वेंशन ने बोला है कि बाहर अगर आप 30 भर के आते हो और इंडिया में 20%, तो डिफरेंशियल अमाउंट या तो कैरी फॉरवर्ड होगा या तो फॉरफिट हो जाएगा। इंडिया में क्या होता है सर? इंडिया के लॉ के हिसाब से रूल 128 जो एफटीसी का क्रेडिट देने के बारे में बात करता है, इंडिया के अंदर एक्सेस जो पे करते हो आप बाहर टैक्स एज कंपेयर टू इंडिया इज फॉरफिटेड। कुछ देशों में उसको कैरी फॉरवर्ड भी किया जा सकता है, लेकिन इंडिया उसको फॉरफिट कर देता है। तो क्रेडिट मेथड इस तरीके से है, जिसमें आप बाहर कितना कमाते हो उसकी इनकम इंडिया में इंक्लूड करो, फिर इंडिया के टैक्स रेट से कंपेयर करो। ज्यादा बढ़ दिया इंडिया में तो फॉरफिट, इंडिया में कम भरा है, बाहर ज्यादा भर दिया तो बैलेंस आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये 4 आर्टिकल के लिए इन्होंने बोला है कि भाई आप क्रेडिट मेथड फॉलो करो, क्योंकि ऑलरेडी आप सामने वाले को रिलैक्सेशन दे रहे हो। थर्ड, पैरा 3। पैरा 3 क्या बोलता है? पैरा 3 जरा ध्यान से सुनना क्या बोलता है। सपोज मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं और मैं बाहर जाकर कुछ इनकम कमा रहा हूं, ठीक है, बाहर जाकर मैंने 10 लाख रुपए की इनकम कमाया, और 10 लाख रुपए की इनकम कमाने के बाद मैंने उस पर टैक्स वैक्स भरा, लेकिन वो इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट है। पैरा 3 का मेथड का नाम मैं आपको बताता हूं, पार्शियल एग्जेम्पशन या पार्शियल इंटीग्रेशन आप बोल सकते हो, या एग्जेम्पशन विद प्रोग्रेशन, अलग अलग नाम है। पार्शियल एग्जेम्पशन एकदम सिंपल मेथड है, एग्जेम्पशन विद प्रोग्रेशन इनका टेक्निकल नाम है। तो पार्शियल एग्जेम्पशन में क्या होगा कि आप इंडिया में कोई इनकम, आप बाहर जाकर कोई इनकम, आप इंडिया के रेजिडेंट हो, आप बाहर जाकर कोई इनकम कमा रहे हो। सपोज मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं, मैंने बाहर जाकर 3 लाख रुपया कमाया, अब 3 लाख रुपए पे बाहर टैक्स भरा, लेकिन वो 3 लाख रुपए इंडिया में एग्जेम्प्ट है। तो अब गवर्नमेंट क्या बोलती है? 3 लाख रुपए इंडिया में एग्जेम्प्ट है ना, तो भी उसको इनकम में इंक्लूड करो, इनकम में इंक्लूड करो। हम उससे टैक्स नहीं ले रहे, इनकम में इंक्लूड करो और टैक्स निकालो, टैक्स निकालो, इफेक्टिव टैक्स रेट निकालो, और जो भी इफेक्टिव टैक्स रेट आएगा ना, फिर वो इस 3 लाख पे अप्लाई नहीं करना, बची हुई इनकम पे अप्लाई करना। तो यहां पर जो भी आप बाहर इनकम कमा रहे हो जो इंडिया में एग्जेम्प्ट है, उसको आप टोटल इनकम में इंक्लूड करोगे टू फाइंड आउट एन इफेक्टिव रेट, और वो इफेक्टिव रेट एक बार आ जाएगा ना, वो आप अपनी अपनी इनकम पे लगाना चालू कर दोगे। जैसे यहां पर देखो, इंडिया में तूने 10 लाख कमाया, बाहर तूने 3 लाख कमाया, 13 लाख रुपया इनकम ले, 2,10,000 रुपया 13 लाख पे टैक्स आता है, उसका इफेक्टिव टैक्स रेट निकाल 16.2%। नाउ ये 3 लाख रुपया तो इंडिया में एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगाना है, सिर्फ इसको इंक्लूड क्यों किया है 13 लाख के अंदर? टू फाइंड आउट एन इफेक्टिव टैक्स रेट। एक बार इफेक्टिव टैक्स रेट आया, फिर जो सिर्फ वो 3 लाख को छोड़ दे, वो तो एग्जेम्प्ट है इंडिया में, 3 लाख को छोड़ दे, बचे हुए 10 लाख के ऊपर 16.2% लगा देंगे। तो ये इफेक्टिव टैक्स रेट निकालने के लिए सिर्फ हम इसको इनकम में इंक्लूड कर रहे हैं, उस पर टैक्स नहीं लगाना है, सिर्फ इफेक्टिव टैक्स रेट निकालने के लिए उसको इंक्लूड करो, और एक बार इंक्लूड हो गया उसके बाद में आप बैलेंसिंग इनकम के ऊपर वो आप अप्लाई कर दो। ठीक है, दिस इज व्हाट एग्जेम्पशन विद प्रोग्रेशन मेथड इज ऑल अबाउट। ये बहुत सारे देशों में फॉलो नहीं किया जाता है। फोर्थ, पैरा 4 और आखिरी पैरा ऑफ आर्टिकल 23 है, और 23B इज एक्जैक्टली लाइक 23 है। 23B में कुछ भी नया नहीं है, मैं बता दूंगा एक बार आपको। तो पैरा 4 क्या बोलता है? पैरा 4 बहुत ब्यूटीफुल बात बोलता है। पैरा 4 बोलता है, शुरुआत कैसे करता है? बोलता है पैरा 1 आपको नहीं मिलेगा। पैरा 1 आपको नहीं मिलेगा मतलब आपको एग्जेम्पशन मेथड हम नहीं देंगे। कब नहीं देंगे? जब सामने वाला देश कन्वेंशन अप्लाई करके आपकी इनकम को एग्जाम कर देगा। मिसाल के तौर पर मैंने यूके में जाके कोई इनकम कमाई, ठीक है, मैंने यूके में जाके कोई इनकम कमाई, और सामने वाला देश उसको कन्वेंशन अप्लाई करके मतलब ट्रीटी अप्लाई करके उस इनकम को एग्जाम कर देता है। तो सामने वाला अगर ट्रीटी अप्लाई करके उसको एग्जाम कर देता है तो इंडिया भी उसको एग्जामेशन नहीं देगा, क्योंकि वहां ऑलरेडी एग्जाम है, तो हम यहां एग्जाम क्यों देंगे? लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, कैची वर्ड्स है, जो मैंने अंडरलाइन किया और रेड में।
कि सामने वाला उसको कैसे एग्जाम करना चाहिए, कन्वेंशन को अप्लाई करके, कन्वेंशन को इंटरप्रेट करके उसको एग्जामेशन देगा, तो इंडिया भी उसको पैरा 1 का बेनिफिट नहीं देगी, मतलब फुल एग्जामेशन का बेनिफिट नहीं देगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर बाहर जाकर कोई इनकम कमाया 1 लाख रुपए की, और सामने वाला कन्वेंशन को अप्लाई करके इनकम को एग्जाम नहीं करता है, बल्कि उनके डोमेस्टिक लॉ में ही वो इनकम एग्जाम्प्ट है, उनके इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से वो इनकम एग्जाम्प्ट है, तो क्या इंडिया उसको पैरा 1 का बेनिफिट दे सकती है? दे सकती है, क्योंकि लॉ में बहुत क्लियरली लिखा है यहां पर कि भाई बेनिफिट कब डिनाई किया जाएगा, जब सामने वाला देश कन्वेंशन अप्लाई करके उसकी इनकम को एग्जाम करता है। तो अगर ट्रीटी का इंटरप्रिटेशन करके सामने वाला एग्जाम करता है तो हम उसको एग्जामेशन नहीं दे सकते, लेकिन सामने वाला देश अगर उसके इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से उसको एग्जाम करवा देता है तो फिर इंडिया उसको एग्जामेशन देकर रहेगा। चेक करना, ये ब्यूटीफुल लाइन लिखी गई है यहां पर, बहुत ब्यूटीफुल पैराग्राफ है। ये सब आया नहीं कभी एग्जाम में, इतना हार्डकोर इंटरप्रिटेशन है। इस एक पैराग्राफ में हम लोगों ने क्लास में एक लेक्चर बिताया, बेटा बहुत समय बिताया अपने क्लास में। रिवीजन वीडियोस में शायद मैं उतना जस्टिस नहीं कर पाऊंगा इन सब चीजों के साथ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। ठीक है, नाउ आर्टिकल 23B विच टॉक्स अबाउट क्रेडिट मेथड। क्रेडिट मेथड पूरा कॉपी पेस्ट है, किसकी तरह? 23A की तरह। ये देखो, ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है, ये देखो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है। ये किसकी तरह है? ये पैरा 1 इज सिमिलर टू पैरा 2 ऑफ 23A, और ये दिस इज सिमिलर टू व्हाट यू हैव डन जस्ट नाउ। देख लो आप, थोड़ी देर पहले जो किया है एग्जैक्टली वैसा, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ेगा। कॉपी पेस्ट है पूरा। Now let us move ahead towards the next one, that is Article 24 which talks about non-discrimination। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करो। डिस्क्रिमिनेशन करना गलत बात है, ठीक है। अभी इस पे मल्टीपल पैराग्राफ डाल के रखा है, एक एक करके बहुत बारीकी से तुमको सुनना पड़ेगा। सबसे पहला पैरा क्या बोलता है? अगर बाहर का कोई नेशनल है वो इंडिया में आता है तो उसका इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन मत करो एज कंपेयर टू इंडियन नेशनल्स। तो बाहर का कोई नेशनल अगर इंडिया में आता है तो उसको, उसके साथ आप सेम टैक्सेशन रखो, उसका सेम कनेक्टेड रिक्वायरमेंट रखो। सेम टैक्सेशन मत रखो मतलब टैक्सेशन के सारे कानून सेम रखो, कनेक्टेड रिक्वायरमेंट मतलब उसके सारे प्रोसीजर्स इंडिया के नेशनल जैसा रखो। आप अलग क्यों रखते हो? आप डिफरेंट मत रखो। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कैचिंग वर्ड्स है, वो क्या लिखा है? इन सेम सर्कमस्टेंसेस इन पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू रेसिडेंस। अब इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब समझने के लिए हम लोग यहाँ पर नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए, वो समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले बेसिक पैराग्राफ क्या बोलता है? बेसिक पैराग्राफ क्या बोलता है? इक्वालिटी रखो। बाहर का नेशनल अगर इंडिया में आता है तो उसका इंडिया में टैक्सेशन सेम होना चाहिए इंडियन नेशनल के जैसा, उसका इंडिया में कनेक्टेड रिक्वायरमेंट्स प्रोसीजर सेम होने चाहिए इंडियन नेशनल जैसे। लेकिन इन पर्टिकुलर इन सेम सर्कमस्टेंसेस इन पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू रेसिडेंस। अब इसका मतलब क्या होता है? उसके लिए यहां पर इंस्टीट्यूट ने 2 पैराग्राफ डाला है, ठीक है। ये पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ। पहले पहला पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो बोला गया है आप डिस्क्रिमिनेशन ना करो, आप इक्वालिटी रखो, लेकिन अब बोला गया है कुछ केसेस में आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। सबसे पहले क्या है? सपोज, ध्यान से सुनना एग्जांपल। इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के रेजिडेंट नेशनल्स को, गौर से सुनना, रेजिडेंट और नेशनल, एक बंदा जो इंडिया की नेशनलिटी भी रखता है प्लस इंडिया में रहता है, देश के साथ रहता है, देश में रहता है, सिर्फ नेशनलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की सिटीजनशिप ले लिया और कनाडा में रह रहा है, इंडिया की सिटीजनशिप ले लिया और दुबई में रह रहा है, ऐसा नहीं है। इंडिया का रेजिडेंट भी, ये डिफिकल्ट पैराग्राफ है समझना। कोई एक बंदा है जिसपे मैंने आपको एग्जांपल भी लिखवाया क्लास में, एक बंदा है इंडिया का रेजिडेंट भी है और इंडिया का नेशनल भी है, मतलब वो हमारे देश में रहता है। अब क्योंकि वो हमारे देश का रेजिडेंट है, हमारे देश में रहता है और साथ में इंडिया की नेशनलिटी है, हम उसको बहुत सारे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेनिफिट्स देते हैं। जैसे एटीसी में हम उसको बेनिफिट्स देते हैं कि आप हाउसिंग लोन का डिडक्शन ले लो, 2 बच्चों की स्कूल फीस का डिडक्शन ले लो। वो क्यों देते हैं? क्योंकि वो हमारे देश में रहता है। अब अगर यूके का बंदा यहां पर आकर ये एक्सपेक्ट करेगा कि हम उसका ट्रीटमेंट इसके साथ एट पार रखें, हम नहीं रखने वाले। क्यों? क्योंकि हम उसको इसलिए बेनिफिट देते हैं क्योंकि वो इंडिया का रेजिडेंट है। तो अब यूके का नेशनल यहां पर आकर ये नहीं बोल सकता है मुझे उस रेजिडेंट नेशनल्स की तरह बेनिफिट दो, मुझे भी उस एटीसी के अंदर बेनिफिट दो, मुझे भी वो 2 बच्चों की स्कूल फीस का डिडक्शन दो, मुझे भी वो सारा बेनिफिट दो जो उसको दे रहे हो। गवर्नमेंट बोलेगी हम तुझे उतना बेनिफिट नहीं देंगे जितना हम इंडिया में रहने वाले नेशनल को देते हैं, हाँ, लेकिन हम उतना बेनिफिट तुझे देंगे जितना हमारे देश का कोई नेशनल किसी तीसरे देश में रहता है, उतना बेनिफिट तुझे दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर, तो अगर कोई इंडिया का रेजिडेंट है और नेशनल भी है तो यूके नेशनल आके उसका अपने आप को उससे कंपेयर नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन कोई इंडिया का नेशनल है जो किसी तीसरे देश में रहता है, हम उतना बेनिफिट यूके नेशनल को दे देंगे। ये बोलना चाहता है पैराग्राफ। ये ब्यूटीफुल पैराग्राफ है, चेक करो एक बार। सिमिलरली यहां पर दूसरे पैराग्राफ में क्या बोला गया, यहां पर भी एक बहुत बारीक बात बोली गई है, ठीक है। सपोज इंडिया का कोई नेशनल है, इंडिया का कोई रेजिडेंट है, वो यूके में जाता है, ठीक है। तो यहां पर इंडियन गवर्नमेंट यूके से बोल रही है हमसे कोई नॉन डिस्क्रिमिनेशन की उम्मीद मत लगाना। कब पता है? हमसे हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे कब पता है? जब हमारे देश के बंदों के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो।
जब हमारे देश का बंदा आपके देश में आके इनकम कमाता है, हमारे देश का नेशनल और रेजिडेंट आपके वहां पर आकर इनकम कमाता है, और आप अपने देश के बंदों से हमारे देश के बंदों को जब कंपेयर करते हो तो डिस्क्रिमिनेशन करते हो। अपने देश के किसी थर्ड स्टेट के बंदे से जब कंपेयर करते हो तो हमको हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हो। तो हमसे कोई भी नॉन डिस्क्रिमिनेशन की उम्मीद मत लगाना। नाउ यहां अगले पैराग्राफ में क्या बोला गया? अगले पैराग्राफ में यही बोला गया है कि सपोज इंडिया में कोई ट्रस्ट है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई एनजीओ है जो लोगों के लिए काम कर रही है, इंडिया के अंदर लोगों के लिए काम कर रही है। अब बाहर की कोई ट्रस्ट आती है, कोई एनजीओ आती है, कोई इंस्टीट्यूशन आती है, वो इंडिया के लोगों के लिए काम नहीं करती है, वो यहां पर आ रही है पैसा कमाने जा रही है, बस पैसा कमा रही है निकल रही है। तो हम इन दोनों को पैरिटी में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? हम इन दोनों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। क्यों रखेंगे? क्यों डिस्क्रिमिनेशन करेंगे? क्योंकि पहली जो इंस्टीट्यूशन है वो इंडिया की इंस्टीट्यूशन है, वो इंडिया के लोगों के लिए काम कर रही है, वो इसका ऑब्जेक्टिव ही है कि इंडिया के लोगों की मदद करे। अब उसके बीच में अगर बाहर की कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन आती है, फॉरेन ट्रस्ट आता है, फॉरेन एनजीओ आता है जो इंडिया में लोगों को मदद पहुंचाने नहीं आ रहा है, सिर्फ फंड रेज करने आ रहा है, दोनों की टैक्सेबिलिटी में फर्क रहेगा, दोनों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, दोनों को डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, दोनों को नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा। देयरफॉर यहां पर आप पैरिटी, यहां पर आप नॉन डिस्क्रिमिनेशन की उम्मीद मत लगाना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑल अबाउट, और बहुत गहरा पैराग्राफ है, बहुत सारी बातें यहां पर बोली गई है। सेकंड पैराग्राफ बहुत ही सिंपल पैराग्राफ है, नथिंग ग्रेट एज सच। फर्स्ट पैराग्राफ वाज बेस्ड ऑन नेशनल नेशनल नेशनल। फर्स्ट पैराग्राफ में आने के लिए आपको किसी ना किसी देश की नेशनलिटी होनी चाहिए। अब मान लो आप किसी देश के नेशनल हो ही नहीं, मतलब आप स्टेटलेस पर्सन हो, मतलब आपके पास किसी भी देश की नेशनलिटी है ही नहीं। हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं वो किस देश के नेशनल है। देयरफॉर स्टेटलेस पर्सन के साथ भी आप डिस्क्रिमिनेशन ना करो, ये बोलना चाहता है पैरा 2, और कुछ नहीं बोलना चाहता है। आप चेक कर लो, बस इतना ही बोलता है। तो चलिए पैरा 3 की तरफ बढ़ते हैं। पैरा 3 क्या बोलता है? पैरा 3 ये बोलता है कि अगर बाहर की कोई बिजनेस एंटिटी है वो इंडिया में आके परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट खोलती है, बाहर की कोई बिजनेस एंटिटी इंडिया में आके परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ओपन करती है, मतलब बिजनेस करती है, तो उसका ट्रीटमेंट इंडिया की कोई दूसरी बिजनेस एंटिटी जो उसकी तरह ही सिमिलर सेक्टर में है उसके कंपैरिजन में सेम होना चाहिए, लेस फेवरेबल नहीं होना चाहिए। तो सपोज बाहर की कोई बैंक है वो इंडिया में आके ब्रांच खोलती है, तो उसका कंपैरिजन इंडियन बैंक जो है एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इनके कंपैरिजन में उसका लेस फेवरेबल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, ये बोलना चाहती है, ठीक है। जब आप कंपेयर करोगे एक इंडिया में फॉरेन एंटिटी का इंडिया में जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है उसको इंडिया की एंटिटी से कंपेयर करोगे तो उनका सेम सेक्टर में होना जरूरी है। सेम सेक्टर के साथ साथ अगले पेज पर यह लिखा गया है कि उनका लीगल स्ट्रक्चर भी सेम होना जरूरी है। लीगल स्ट्रक्चर मतलब अगर ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कंपनी है तो उसको एक कंपनी से कंपेयर करो, फर्म है तो फर्म से कंपेयर करो, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल से कंपेयर करो। प्लस ये भी बोला गया है कि वो जो फॉरेन एंटिटी है जिसका इंडिया में पी है उसका रेगुलेटेड है या अनरेगुलेटेड है वो भी देखो। फॉरेन एंटिटी जो इंडिया में वो रेगुलेटेड है, जो जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो अनरेगुलेटेड है। फॉर एग्जांपल फॉरेन एंटिटी जो इंडिया में वो किसी आरबीआई के कानून में नहीं आती है लेकिन इंडियन बैंक आरबीआई के कानून में आती है, तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। उस केस में आप ये नहीं बोल सकते हो कि यहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। देयरफॉर जो फॉरेन एंटिटी है इंडिया में जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट खोला जा रहा है उसका इंडियन एंटिटी से जब कंपेयर करोगे तो सबसे पहले सिमिलर एक्टिविटी में होना चाहिए, सेम सेक्टर में होना चाहिए। दूसरा लीगल स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, कंपनी कंपनी, फर्म फर्म, एओपी एओपी, एलएलपी एलएलपी, इंडिविजुअल इंडिविजुअल, एचयूएफ एचयूएफ, वो लीगल स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। प्लस दोनों रेगुलेटेड है तो दोनों रेगुलेटेड, दोनों अनरेगुलेटेड है तो दोनों अनरेगुलेटेड। साथ साथ में यहां पर बोला है अगर कोई फॉरेन एंटिटी है, फॉरेन कंपनी है, उसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, उसके साथ आप भेदभाव ना करो एज कंपेयर टू अदर एंटिटीज इन इंडिया। लेकिन टैक्स रेट में आप भेदभाव कर सकते हो, यहां पर लिखा गया है। क्या टैक्स रेट में भेदभाव कर सकते हो? कर सकते हो। इसलिए सेक्शन 90 के अंदर भी इनकम टैक्स में एक एक्सप्लेनेशन डाला है दैट टैक्सेशन ऑन अ फॉरेन कंपनी एट अ रेट हायर देन द डोमेस्टिक कंपनी इज नॉट कंसिडर्ड एज लेस फेवरेबल। याद करो बेटा, टैक्स रेट आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसके अलावा बाकी चीजों में डिफरेंशिएशन मत करना। टैक्स रेट में आप डिफरेंशिएशन करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ वन लास्ट थिंग ओवर हियर, यहां पर जो आखिरी पैराग्राफ में दिया गया है वो ये है कि अगर यही एंटिटी एक इंडिविजुअल है, तो सपोज अगर बाहर का कोई इंडिविजुअल बिजनेसमैन है वो इंडिया में आके परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट खोलता है, तो उसको यहां पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के वापस से बेनिफिट्स मत दो। क्यों? जैसे वो अपने देश में तो वो बेनिफिट्स लेगा ही, फिर इंडिया में आकर वापस से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जैसे एटीसी, एटीडी, ये सब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले बेनिफिट्स है, तो वहां अपने देश में भी लेगा, यहां पर भी ले लेगा, तो हम उस केस में शायद उसको वो बेनिफिट ना दे। तो ऐसा मत बोलना कि हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं या लेस फेवरेबल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर हम उसको भी बेनिफिट देना शुरू कर दे तो वो इंडिविजुअल अपने देश में तो बेनिफिट ले रहा है, यहां पर भी आकर बेनिफिट लेना शुरू कर देगा। तो ये कुछ चीजें दी गई है पैरा 4 के अंदर, मैंने आपको सम अप करके बता, पैरा 3 के अंदर मैंने आपको सम अप करके बता दिया। पैरा 4 की तरफ बढ़ते, पैरा 4 क्यों आया है, इंटेंशन क्या है, ये इंटेंशन क्या है इस पैरा का समझ लो अच्छे से। बहुत सारे देश में ऐसा होता है
कि जब तुम किसी रेजिडेंट को पे करोगे ना तो गवर्नमेंट आंख बंद करके डिडक्शन दे देती है, लेकिन जब तुम नॉन रेजिडेंट को पे करोगे ना कोई दिस पैराग्राफ पैरा 4 इज टॉकिंग अबाउट टेकिंग डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन में डिडक्शन की बहुत जरूरत है, इसके बगैर आपकी बिजनेस की बैंड बच जाएगी। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में आप डिडक्शन लेने जाते हो तो जब आप रेजिडेंट को पे करते हो तो अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर में आपको डिडक्शन मिलता है, लेकिन जब नॉन रेजिडेंट को पे करते हो तो आपको डिडक्शन रोका जाता है या लिमिट किया जाता है, या तो पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा या तो कुछ लिमिट कर देगा परसेंटेज पे, इससे ज्यादा डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेशन को ये रोकने आता है ये पैराग्राफ। यहां पर देखना, ये पैराग्राफ यही बोलता है कि जब आप रेजिडेंट को पे कर रहे हो या नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हो उससे क्या फर्क पड़ता है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन मत रखो, आप बिल्कुल भी मत रखो, लेकिन उसमें भी कुछ पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखने होंगे। पहले, अगर आप थिन कैपिटलाइजेशन रूल्स को ठीक तरीके से अप्लाई करते हो, जैसे लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट वाला रूल है ना, वो थिन कैपिटलाइजेशन रूल से आया। 94B 30% ऑफ एबिटा के ऊपर जो भी खर्चा है वो डिसअलाउ हो जाएगा, तो अगर वो आप बराबर से अप्लाई करते हो तो वो आप डिसअलाउ कर सकते हो। लेकिन उसमें भी बोला गया है कि आपको रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों को कवर करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ऐसे बोलते हो नहीं नॉन रेजिडेंट को पे करोगे तो 94B अप्लाई हो जाएगा, रेजिडेंट को पे करोगे तो 94B अप्लाई नहीं होगा, तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते हो, दैट वुड लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। सिमिलरली, अगर आप नॉन रेजिडेंट को पे करने पर कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट लगाते हो, जैसे आप इंडिया में कैसे हम नॉन रेजिडेंट को पे करेंगे तो टीडीएस में बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है, फॉर्म 15CA 15CB ये सब भरो, तो वो सारी चीजें करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम इसको बिल्कुल भी ये नहीं मानेंगे कि हम किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। देयरफॉर ये पैराग्राफ का इंटेंशन क्या है कि आप रेजिडेंट को और नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हो तो डिडक्शन सेम तरीके से मिलेगा। दो एक्सेप्शन है, पहला एक्सेप्शन क्या है, पहला एक्सेप्शन ये कि थिन कैपिटलाइजेशन का रूल आप अप्लाई कर सकते हो, दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि आप नॉन रेजिडेंट को पे करते समय एडिशनल डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स अगर लगाते हो तो चलेगा, और रेजिडेंट को पे करते समय नहीं लगाते हो तो चल जाएगा, ये डिस्क्रिमिनेशन चलेगा, क्योंकि ये हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, हम इस चीज के लिए कंप्लायंस और वेरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ नॉट मच इंपॉर्टेंट, जो ये बोलता है कि सपोज बाहर की एक कंपनी है और इंडिया की एक कंपनी है, और इंडिया की एक कंपनी के शेयर्स बाहर की कंपनी होल्ड कर रही है, मतलब मैं इंडियन कंपनी हूं लेकिन मेरे शेयर्स कौन होल्ड कर रहा है, मेरे शेयर्स बाहर की कंपनी होल्ड कर रही है, मतलब एक नॉन रेसिडेंट होल्ड कर रहा है। तो जस्ट बिकॉज माय शेयर्स आर हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट दैट डज नॉट मीन दैट मेरे साथ देश में भेदभाव होगा। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं बोल सकती है, या टैक्सेशन लॉ ये नहीं बोल सकता है कि तेरे शेयर्स तो बाहर वाले होल्ड कर रहे हैं, देखिए दूसरी कंपनी है इसके शेयर्स तो इंडिया वाले होल्ड कर रहे हैं, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। तो इंडियन कंपनी अगर जिसके शेयर बाहर की कंपनी होल्ड कर रही है और दूसरी इंडियन कंपनी जिसके शेयर्स इंडिया के लोग होल्ड कर रहे हैं, तो इन दोनों कंपनी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट पैरा 6 ये बोलता है कि दिस आर्टिकल इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू टैक्सेस कवर्ड इन आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में पता है टैक्सेस कवर्ड का लिस्ट दिया गया है, कौन कौन से टैक्सेस इस कन्वेंशन में कवर होंगे। तो ये पैरा क्या बोलता है, भाड़ में जाए पूरा का पूरा आर्टिकल 2, इसमें सारे टैक्सेस कवर होंगे, भले वो आर्टिकल 2 में कवर हो या नहीं हो, जो कवर है उसके लिए भी डिस्क्रिमिनेशन मत करो, और जो नहीं कवर है उसके लिए भी डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सेकंड लास्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 25 व्हिच टॉक्स अबाउट म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। और ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बहुत जगह पर आता है इनकम टैक्स लॉ में, आपके पूरे इंटरनेशनल टैक्स पेपर में, एक तो यहां पर आ गया है, ट्रांसफर प्राइसिंग में भी आ चुका है और एक दो जगह पे आ चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग इसको सम अप कर देंगे पूरी तरीके से। अगर सबसे ज्यादा डिटेल में कहीं पर ये कॉन्सेप्ट दिया गया है तो वो यहां दिया गया है, इससे ज्यादा डिटेल और कोई और जगह पे या किसी और चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है। ना यहाँ पर मल्टीपल पैराग्राफ है, सबसे पहला पैराग्राफ यहाँ पर क्या बोलता है, और उससे भी पहले एक इंट्रोडक्शन है छोटा सा, उसके अंदर क्या बोला गया है कि अगर टैक्स पेयर को लगता है कि भाई उसका ट्रीटमेंट ट्रीटी के हिसाब से नहीं हो रहा है, उसको ट्रीटी के हिसाब से बेनिफिट नहीं मिल रहा है या ट्रीटी के हिसाब से एडवांटेज नहीं मिल रहा है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर के लिए जा सकता है, ठीक है। ना यहाँ पर जो पैरा 1 और पैरा 2 है वो एक इंडिपेंडेंट पैरा है, और पैरा 3 एक इंडिपेंडेंट पैरा है। पैरा 1 एंड 2 एक दूसरे से लिंक्ड है, पैरा 3 इंडिपेंडेंट पैरा है, ठीक है। और पैरा 1 के अंदर क्या होता है, इसमें भी ओईसीडी और यूएन मॉडल में थोड़ा सा फर्क है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है पहले वो बताता हूं मैं, ठीक है। अगर कोई एसएससी को लगता है, कोई टैक्स पेयर को लगता है, कोई पर्सन को लगता है कि उसका ट्रीटमेंट ट्रीटी के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, तो अब ओईसीडी और यूएन मॉडल में थोड़ा सा बदल जाता है। ओईसीडी में बोला गया है उसको अपना केस प्रेजेंट करना पड़ेगा, किसके सामने, कंपीटेंट अथॉरिटी ऑफ ईदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, या तो मैं इंडिया के कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के पास जाकर केस प्रेजेंट करूं या यूके के कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के पास जाकर केस प्रेजेंट करूं, अगर मैटर इंडिया यूके डीटी डबल ए के लिए। लेकिन यूएन मॉडल में क्या बोला गया है, उसको अपना केस प्रेजेंट करना पड़ेगा किसी भी देश के सामने नहीं, जिस देश का वो रेजिडेंट है उसी देश के सामने, या अगर वो देश का नेशनल है, अगर वो नेशनैलिटी बता रहा है तो जिस देश का नेशनल है उसके सामने जाकर उसको अपना केस प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हाउ ओईसीडी एंड यूएन मॉडल इज डिफरेंट, ओईसीडी में आप अपना केस किसके भी सामने, अपने देश के सामने भी जाकर प्रेजेंट कर सकते हो,
सामने वाले देश के सामने ही प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन यूएन मॉडल में आपको अपने देश के सामने ही प्रेजेंट करना है, जिस देश के आप रेजिडेंट हो या जिस देश में आप नेशनल हो, ठीक है। साथ साथ में दोनों में आपको केस कब तक प्रेजेंट करना है, जब भी आपके साथ गलत हो रहा है उसके 3 साल के अंदर आपको केस प्रेजेंट करना है। 3 साल के बाद जाओगे तो वो लोग आपका केस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इट इज अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन कब तक देना है, 3 साल के अंदर आपको एप्लीकेशन देना है। ये है आपका पहला पैरा। दूसरा पैरा क्या बोलता है, एक बार आपने अपना केस दे दिया, ठीक है, किसको, कंपिटेंट अथॉरिटी को, उसके बाद कंपिटेंट अथॉरिटी अपनी तरफ से पूरी ट्राई करेगी और उसको यूनिलैटरली पहले सॉल्व करेगी, और अगर यूनिलैटरली सॉल्व नहीं कर पाती है तो फिर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग करेंगे, ट्राई करेंगे कि उसको बायलैटरली सॉल्व करे, सामने वाले देश की कंपिटेंट अथॉरिटी के साथ बात करें। तो जैसे आप अपना एप्लीकेशन उनको दे दोगे 3 साल के अंदर, आपके देश की या सामने वाले देश की कंपिटेंट अथॉरिटी उसको यूनिलैटरली सॉल्व करेगी, और नहीं सॉल्व कर पा रही है तो फिर सामने वाले देश से बात करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। ये दिया गया है पैरा नंबर 2 के अंदर। नाउ पैरा नंबर 1 एंड 2, इसलिए मैंने बोला दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। पैरा 1 में आप एप्लीकेशन देते हो, पैरा 2 में वो यूनिलैटरली या बायलैटरली मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पैरा 3 एक इंडिपेंडेंट पैराग्राफ है। इसमें क्या है, इसमें यहां पर दो देश की कंपिटेंट अथॉरिटी, इंडिया यूके। अब इंडिया या यूके दोनों में से किसी एक देश को ट्रीटी के इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आ रही है, एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है, इसको कैसे इंटरप्रेट करे उसमें दिक्कत आ रही है, कोई टर्म का डेफिनेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर दो देश की कंपिटेंट अथॉरिटी को ट्रीटी को समझने में दिक्कत आ रही है, इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आ रही है, एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है, डेफिनेशन समझ में दिक्कत आ रही है, तो ये दोनों देश एक दूसरे से म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर के थ्रू बात करके ये मैटर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज सॉल्व हो सकती है। यहां पर अगले पेज पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए। ये दोनों देश बैठकर बात कर सकते हैं कि ट्रीटी को कैसे बनाया जाए, ट्रीटी के ऑपरेशंस क्या हो, ट्रीटी फॉलो करने के प्रोसीजर्स क्या हो, ट्रीटी में कोई शब्द का डेफिनेशन समझ में नहीं आए तो उस शब्द को कैसे डिफाइन करे, अगर कोई दोनों देश में से किसी एक देश का पूरा कानून बदल गया तो उसका ट्रीटी पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, वो समझ सकते हैं दोनों बैठकर। या एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, जो बायोलैटरल और मल्टीलैटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट होता है, वो हम एक दूसरे के साथ बात करके नेगोशिएट करके उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें। तो पैरा 3 का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव समझिए आप। पैरा 3 का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि दोनों देश की कंपिटेंट अथॉरिटी को ही कोई प्रॉब्लम है ट्रीटी से। पैरा 1 और 2 में क्या था, टैक्स पेयर को प्रॉब्लम थी। पैरा 3 में किसको दिक्कत है, टैक्स पेयर को नहीं, कंपिटेंट अथॉरिटी को ही दिक्कत है। और बहुत सारी किस्म की दिक्कत है जो से मैंने आपको बताया। ट्रीटी का सेटअप करना, ऑपरेशंस प्रोसीजर सेटअप करना, टर्म को डिफाइन करना, दोनों देश के कानून बदल गए तो कानून का बदलने का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है वो पता लगाना, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें दोनों देश एक दूसरे से बात करके मैटर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्लस दोनों देश एक दूसरे से बात करके वो टैक्सेस को भी रिलीफ देने की कोशिश करेंगे जो जनरली डीटीएए में कवर नहीं होती है। मैंने आपको आर्टिकल 23 में बोला था, डीटीएए में रिलीफ, एग्जेम्पशन, क्रेडिट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ किसका देती है, सिर्फ और सिर्फ जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन का, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन का रिलीफ नहीं देती है। तो ये आर्टिकल 25 आपको इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन का भी बेनिफिट दे सकता है। ये भाषण दिया गया यहां पर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर। नाउ पैरा 4 में ओईसीडी यूएन मॉडल में कुछ फर्क है, माइनर फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। क्या बोलते हैं कि दोनों देश एक दूसरे के साथ बात कैसे करेंगे, तो यहां पर बोला गया है, पहले दोनों में कॉमन है, ओईसीडी यूएन दोनों में कॉमन है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ बात करेंगे, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। कोई डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है कि इंडिया का डिप्लोमेट, यूके का डिप्लोमेट एक दूसरे से बात करेंगे फिर टैक्स अथॉरिटी को बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। दोनों देश की टैक्स अथॉरिटी डायरेक्टली बात करेंगे या थ्रू जॉइंट कमीशन, एक कमेटी बना देंगे, उसको थ्रू बात करेंगे। प्लस कैसे बात करेंगे, यहां पर एग्जांपल दिया है, फैक्सिमिली के थ्रू बात करेंगे, लेटर के थ्रू बात करेंगे, ट्रांसमिशन के थ्रू बात करेंगे, टेलीफोन के थ्रू बात करेंगे, डायरेक्ट मीटिंग और अदर कन्वीनियंट मीन्स। साथ साथ में यहां पर यूएन मॉडल में तो एक और एक्स्ट्रा स्टेप बोल दिया है, वो ये है कि यूएन मॉडल में बोला है कि आप ये सब चीजों के लिए एक प्रोसीजर बना लो यार, आप एक कानून बना दो, एक रूल्स बना दो, रेगुलेशंस बना दो, ताकि ये पूरा एक कानून के हिसाब से स्टैंडर्डाइज मैनर में हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो। नाउ ये जो नेक्स्ट पैरा है दैट इज पैरा 5, इट इज रिलेटेड टू पैरा 1 एंड 2। देखो याद करो, पैरा 1 में आपने क्या किया था, टैक्स पेयर ने एप्लीकेशन दिया था, ठीक है, उसके बाद में गवर्नमेंट दोनों देश की कंपिटेंट अथॉरिटी उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। अब मान लो अगर वो सॉल्व नहीं कर पाई तो अब आगे क्या, व्हाट हैज टू बी डन आफ्टर दैट। मैंने तो अपने हिसाब से एप्लीकेशन दे दिया, सब दे दिया, सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, सब डॉक्यूमेंट दे दिया। अब अगर कंपिटेंट अथॉरिटी सॉल्व नहीं कर पा रही है तो क्या मैं हाथ पे हाथ रख के बैठे रहूं? अब आप क्या करोगे, जरा गौर से सुनना, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। सबसे पहले मैं ओईसीडी के बारे में बताता हूं। अगर आपने एप्लीकेशन दे दिया, सब कुछ दे दिया कंपिटेंट अथॉरिटी को पैरा 1 के अंदर, और अगर आपका मैटर 2 साल तक सॉल्व नहीं होता है, 2 साल कब से काउंट होएगा, 2 years from the date when all the information which is required by the competent authority is given by you। competent authority को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए था वो सब कुछ दे दिया, उसके 2 साल तक भी आपका मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है। और राइट हैंड साइड पे आपका मैटर 3 साल तक सॉल्व नहीं हो रहा है। कब से 3 साल?
जब जब आपने पहला अपना केस प्रेजेंट किया था, ठीक है। तो देखो कहां से 2 साल शुरू होता है और कहां से 3 साल शुरू होता है, उसमें भी फर्क है। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 साल कब से चालू होएगा, जब आपने सारा इंफॉर्मेशन जो सामने वाली अथॉरिटी को देना था वो दे दिया, उसके बाद से 2 साल का टाइम चालू होएगा। और राइट हैंड साइड में जैसे आपका केस प्रेजेंट हो जाएगा तब से ही 3 साल चालू हो जाएगा। अगर इस पीरियड तक आपका मैटर सॉल्व नहीं होता है तो अब आप क्या करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्या करोगे, आप आर्बिट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट करोगे। राइट हैंड साइड पे आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो, दोनों देश की कंपिटेंट अथॉरिटी रिक्वेस्ट करेगी और आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि आपका मैटर आर्बिट्रेशन में चला गया। तो देखो दोनों ओईसीडी और यूएन मॉडल में फर्क है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैटर 2 साल तक सॉल्व नहीं होता है, 2 साल कहां से काउंट करना है मैंने आपको बता दिया। राइट हैंड साइड पे 3 साल तक सॉल्व नहीं होता है, 3 साल तक कहां से काउंट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ओईसीडी में अगर 2 साल तक मैटर सॉल्व नहीं होता है तो आपको आपका मैटर आर्बिट्रेशन के पास खुद से लेके जाना होगा, आप खुद लेके जाओगे। लेकिन राइट हैंड साइड पे आप नहीं लेके जाओगे, दोनों देश की कंपिटेंट अथॉरिटी आर्बिट्रेशन में मैटर लेके जाएगी और आपका मैटर एक बार आर्बिट्रेशन में चला गया उसके बाद आर्बिट्रल अथॉरिटी वो मैटर को डिस्कस करेगी, ठीक है। नाउ लिसन केयरफुली। और राइट हैंड साइड पे आप नहीं लेके जाओगे, आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी लेके जाएगी और आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफाई कर दिया जाएगा कि अब आपका मैटर आर्बिट्रेशन में चला गया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कॉमन चीज है। पॉइंट नंबर 3 जो मैंने मार्क किया इसलिए मैंने नंबर नोट डाउन करके रखा हूं। ये पॉइंट नंबर 1 एक सेपरेट पॉइंट है, 2 एक सेपरेट पॉइंट है, 3 एक सेपरेट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, आपका मैटर आर्बिट्रेशन में नहीं जाएगा अगर आपका मैटर ऑलरेडी किसी कोर्ट या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने उसको ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। तो आपके देश में अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई सिमिलर मैटर ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है तो आपका मैटर आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकता है, ठीक है। नाउ चौथा और आखिरी पॉइंट यहां पर दोनों में, ये तीसरा पॉइंट दोनों में सेम था, चौथा पॉइंट दोनों में अलग है, थोड़ा सा अलग है। क्या फर्क है देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड बोलता हूं, आर्बिट्रेशन का ऑर्डर आ गया, अब वो बाइंडिंग है। किस पे बाइंडिंग है, सब पे बाइंडिंग है। लेकिन टैक्स पेयर अगर चाहे तो उससे अलग हो सकता है, टैक्स पेयर पे बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे बाइंडिंग किस पे है, कंपिटेंट अथॉरिटी पे, टैक्स पेयर पे बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे आर्बिट्रेशन का ऑर्डर आया, बाइंडिंग है किस पर, टैक्स पेयर पे बाइंडिंग नहीं है, अथॉरिटी पे बाइंडिंग नहीं है। अथॉरिटी भी यहां पर 6 महीने के अंदर अगर चाहे तो डिफरेंट सोल्यूशन ले सकती है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड पर अथॉरिटी पे बाइंडिंग और राइट हैंड साइड पर किसी पे भी बाइंडिंग नहीं है। टैक्स पेयर पे तो बाइंडिंग है ही, और अपनी जो अथॉरिटी उस पर भी बाइंडिंग नहीं, वो भी 6 महीने के अंदर अपना डिफरेंट सोल्यूशन ले सकते हैं। तो ये है आपका आर्टिकल 25, ठीक है। तो चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज आर्टिकल 26 व्हिच इज योर लास्ट आर्टिकल इन योर सिलेबस, दैट इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ यहाँ पर एक बेसिक सा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, पहले वो बोल देता हूँ फिर एक एक पैराग्राफ के अंदर घुसते, ठीक है। सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ये बोलता है कि अगर किसी भी देश को अपने टैक्स केसेस को कंप्लीट करना है तो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉरेन अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी आपको, उसके लिए फॉरेन कंट्रीज के साथ क्या करना पड़ेगा, DTAA करना पड़ेगा, ट्रीटीज करना पड़ेगा। बिना ट्रीटी के आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है 2 लाइन का, उससे ज्यादा और कुछ नहीं बोला गया। हम लोग पहले पैरा के अंदर आते हैं। ओईसीडी और यूएन मॉडल ऑलमोस्ट सेम है, यूएन मॉडल में एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ है, बाकी ओईसीडी और यूएन मॉडल में कोई भी फर्क नहीं है। यूएन मॉडल में जो एक्स्ट्रा पैराग्राफ है उस पर मैं थोड़ी देर बाद बोलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इंडिया हूं, आप सामने एक दूसरा देश हो। मैं इंडिया की कंपिटेंट अथॉरिटी हूं, आप सामने वाले देश की कंपिटेंट अथॉरिटी हो। मैं इंडिया हूं, आप यूके हो फॉर एग्जांपल। तो मुझे आपके देश से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आई विल ओनली आस्क फॉर दोज इंफॉर्मेशन विच इज फोर्सिबली रेलेवेंट फॉर मी। गवर्नमेंट ने वर्ड यूज किया है यहाँ पर, ओईसीडी और यूएन मॉडल कन्वेंशन दोनों ने वर्ड यूज किया है फोर्सिबली रेलेवेंट। जो इंफॉर्मेशन मेरे लिए फोर्सिबली रेलेवेंट है वो इंफॉर्मेशन मांगो, जबरदस्ती मत मांगो। फोर्सिबली रेलेवेंट का मतलब क्या है, वो इंफॉर्मेशन जो आपको काम आने वाली है। आप फिशिंग एक्सपीडिशन की पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन मत मांगो। अभी ये सब टेक्निकल शब्दों का मतलब क्या होता है, फिशिंग एक्सपीडिशन का मतलब क्या होता है। अभी जब आप कोई मच्छी पकड़ने जाते हो तो आप जाला डालते हो ना, तो ये उम्मीद रहती है ना कि होगा, मच्छी मिलेगी तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो खाली जाला लेकर चले जाएंगे। वो इंटेंशन से मत मांगो। आप इंफॉर्मेशन जब मांग रहे हो तो उसका आपको कुछ यूज होना चाहिए तो ही मांगो, जबरदस्ती मत मांगो। तो इसका मतलब होता है फोर्सिबली रेलेवेंट। फिशिंग एक्सपीडिशन के इंटेंशन से मत मांगो कि सामने वाले देश से इंफॉर्मेशन मांग लो उसके बाद देखेंगे उसका क्या करना है। अरे भाई पहले पता लगाओ कि इंफॉर्मेशन का क्या करोगे, उसके बाद मांगने जाओ। ये नहीं कि पहले इंफॉर्मेशन ले लो और फिर बाद में देख लेंगे, जब यूज होगा तब यूज कर लेंगे, नहीं यूज होगा तो इंफॉर्मेशन को कचरे के डब्बे में डाल देंगे। ये इंटेंशन से आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हो। ये मतलब है फोर्सिबली रेलेवेंट का, जो नीचे इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन आपको क्यों चाहिए, 2 रीजन से चाहिए हो सकता है। या तो आपको ट्रीटी के इंटरप्रिटेशन के या ट्रीटी के एप्लीकेशन के लिए चाहिए हो सकता है, या तो आपको डोमेस्टिक लॉ के एनफोर्समेंट के लिए भी जरूरत पड़ सकती है इंफॉर्मेशन की। ट्रीटी के लिए भी जरूरत पड़ सकती है, डोमेस्टिक लॉ के लिए भी पड़ सकती है। प्लस ये आर्टिकल आपको बोलता है कि यू हैव टू प्रमोट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यू शुड
नॉट डिमोट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन प्रमोट करना चाहिए। एक देश अगर दूसरे देश से इंफॉर्मेशन मांगता है तो सामने वाले देश को पूरी ताकत लगानी चाहिए दूसरे देश को वो इंफॉर्मेशन देने की, ना कि नाटक करना चाहिए अभी बाद में देंगे, ये इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस को ज्यादा दिल पे मत लो, इंफॉर्मेशन को प्रमोट करो, एक्सचेंज करना, ये इंटेंशन है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का। ठीक है, तो ये सारा भाषण राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के अंदर दिया गया। राइट हैंड साइड पे एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ है जो बोल्ड में आप नीचे देख सकते हो कि इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, उसका एक रीजन दिया है राइट हैंड साइड पे कि टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन को रोकने के लिए भी हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक एम्फेसिस डाला यूएन मॉडल ने, जो ओईसीडी मॉडल के अंदर भी इंप्लाइड है यार, वो इंप्लाइड है, लेकिन यूएन मॉडल ने स्पेसिफिकली उसको मेंशन करने की जरूरत समझी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आपको इंफॉर्मेशन का स्कोप क्या होगा। आप कौन सा इंफॉर्मेशन मांगोगे सामने वाले देश से। आप सिर्फ एक टैक्स पेयर का स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मांगोगे, वो तो मांगोगे ही, मिस्टर ए का इंफॉर्मेशन दो, मिस्टर बी का इंफॉर्मेशन दो, मिस्टर सी की कितनी प्रॉपर्टी है आपके देश में, वो तो मांग ही सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन मांग सकते हो आप, जैसे आपके देश में कैसे कैसे तरीके से लोग टैक्स अवॉइड करते हैं, जरा उसकी स्कीम बताओ। कैसे कैसे तरीके से लोग टैक्स इवेड करते हैं, जरा उसकी स्कीम बताओ। कैसे अब्यूसिव और अग्रेसिव टैक्स प्लानिंग करते हैं, जरा वो तरीका बताओ हमको। या पूरा का पूरा एक सेक्टर कैसे काम करता है, हमको वो इंफॉर्मेशन दो। ये सारे इंफॉर्मेशन भी आप ले सकते हो। So the scope of information which you can ask for from the other country is very wide. It is not limited to a taxpayer. Taxpayer का इंफॉर्मेशन तो मांग ही सकते हो आप, लेकिन एक पूरा इकोनॉमी का इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो, पूरे एक सेक्टर का इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हो, पूरे एक नालायक बंच ऑफ एसएससीज का इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हो जो किस तरीके से टैक्स इवेट करते हैं, टैक्स प्लान करते हैं, टैक्स अवॉइड करते हैं, वो भी मांग सकते हो आप। प्लस यहां पर आपका जो इंफॉर्मेशन इज नॉट लिमिटेड टू आर्टिकल 1 एंड 2। आर्टिकल 1 एंड 2 में क्या बोला गया है, दिस ट्रीटी इज एप्लीकेबल ओनली टू रेजिडेंट्स। आर्टिकल 2 क्या बोलता है, दिस ट्रीटी इज एप्लीकेबल टू सर्टेन टैक्सेस। यहां पर आप इंफॉर्मेशन किसका भी मांग सकते हो, जो आपके देश का रेजिडेंट है उसका भी मांग सकते हो, जो नहीं है उसका भी मांग सकते हो, जो टैक्सेस ट्रीटी में कवर्ड है उसका इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हो, जो टैक्सेस ट्रीटी में नहीं कवर्ड है उसका इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हो। ये भयंकर पैराग्राफ है पैरा 1, अच्छे से देखो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ पैरा 2 की तरफ बढ़ते हैं। पैरा 2 क्या बोलता है, पैरा 2 बोलता है एक बार आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारी बातें की गई है इस पैराग्राफ के अंदर, गौर से सुनना एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से। एक बार आपको इंफॉर्मेशन मिल गया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद उसको आप बहुत सीक्रेट रखोगे, आप ऐसे ही खुले फिले सबको बोलते नहीं फिरोगे कि ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, ये इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल नहीं, आपको बहुत सीक्रेट रखना है। आप उसको कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ रखो, जब तक आपके ऊपर सामने वाले को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि भाई ये कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा, सामने वाला आपके साथ शेयर नहीं करने वाला इन्फॉर्मेशन। तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज को बहुत ध्यान से दिमाग में रखना होगा। ठीक है, वो आपको उसका पूरा पालन करना पड़ेगा, उसको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। आप ऐसे ही खुले में सबको इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले सीक्रेसी क्लॉज मेंटेन रखना पड़ेगा, तो ही सामने वाला आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला है, नहीं तो कोई उम्मीद मत लगाना। एक बार आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, आपको सीक्रेट रखना है। कितना सीक्रेट रखना है, उतना सीक्रेट रखना है जितना आप अपने डोमेस्टिक कानून के अंदर दूसरे इन्फॉर्मेशन को रखते हो, कम से कम उतना सीक्रेट रखना है। प्लस क्या मैं किसी से भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता हूं, कर सकते हो आप, टैक्स अथॉरिटीज के साथ कर सकते हो, कोर्ट्स के साथ कर सकते हो, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में कर सकते हो, और अगर आप ओवरसाइट ऑफ बॉडीज के साथ भी कर सकते हो। ओवरसाइट ऑफ बॉडीज क्या होता है, जो इन अथॉरिटीज को, टैक्स अथॉरिटीज को ऑब्जर्व करता है। जैसे सीएस को कौन ऑब्जर्व करता है, सीएजी ऑब्जर्व करता है, इंस्टीट्यूट ऑब्जर्व करता है, आरबीआई ऑब्जर्व करता है, किसको, बैंकिंग इंडस्ट्रीज को, वो उनकी ओवरसाइट बॉडीज है। ठीक है, ओवरसाइट बॉडीज को आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप किसी जनरल पब्लिक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सेट्रा आप इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते हो। तो जो इन्फॉर्मेशन मिला सबसे पहले आपको बहुत सीक्रेट रखना है। जब तक आप सीक्रेटसी का सामने वाले को कॉन्फिडेंस नहीं दोगे, वो सामने वाला आपके साथ शेयर ही नहीं करने वाला है। सामने वाले को लगता है कि ये तो सीक्रेट नहीं रखता इन्फॉर्मेशन, तो ये सामने वाला इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा आपके साथ। एक बार सीक्रेट, कितना सीक्रेट रखना है वो भी मैंने आपको बताया, उतना सीक्रेट रखो जितना आप अपने डोमेस्टिक लॉ के अंदर सीक्रेट रखते हो, कम से कम उतना तो सीक्रेट रखो। और एक बार जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन मैं किसके साथ शेयर करूंगा और क्या पर्पस के लिए यूज करूंगा, वो इन्फॉर्मेशन किसके साथ शेयर करूंगा मैंने आपको बता दिया। टैक्स अथॉरिटी के साथ शेयर कर सकते हो, अपीलेट अथॉरिटी के साथ, कोर्ट्स के साथ, जुडिशियल प्रोसीडिंग में ओवरसाइट बॉडीज के साथ भी शेयर कर सकते हो। हाँ, अब वो इन्फॉर्मेशन क्या पर्पस के लिए यूज करना है, उसी पर्पस के लिए यूज करना है जिस पर्पस के लिए आपने रिसीव किया था। क्या मैं किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं, कर सकते हो, सब्जेक्ट टू 2 कंडीशन। पहला कंडीशन, अगर आपको इन्फॉर्मेशन टैक्स के लिए यूज करने के लिए बोला गया है, लेकिन आप किसी और पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो, से आप फेमा के लिए यूज करना चाहते हो, से या तो से आप मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज करना चाहते हो, तो 2 कंडीशन फुलफिल करोगे तो आप यूज कर सकते हो। पहला, दोनों देश में वो इन्फॉर्मेशन दूसरे पर्पस के लिए यूज करना अलाउड होना चाहिए, दोनों देश में, आपके देश में भी, सामने वाले देश में भी। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, सामने वाला देश उसको ऑथोराइज करना चाहिए, सामने वाला देश उसको ऑथोराइज भी करना चाहिए। ठीक है,
अब यही सारी चीजें, यही सारा भाषण यहाँ पर बहुत डिटेल में दिया गया एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि सामने वाला इन्फॉर्मेशन आपको तब देगा जब आप उसको एक कॉन्फिडेंस दोगे कि भाई हमारे यहाँ कॉन्फिडेंशियल रहेगा इन्फॉर्मेशन, चिंता ना करो, ठीक है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में वही बोला गया है कि अगर इन्फॉर्मेशन किसी और पर्पस के लिए यूज करना चाहता हूं तो कर सकता हूं, कि हाँ अगर किसी और पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में बोला गया क्या इन्फॉर्मेशन थर्ड कंट्री के साथ में डिस्क्लोज कर सकता हूं, थर्ड कंट्री के तहत डिस्क्लोज बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकते हो, हाँ लेकिन ट्रीटी में एक्सप्रेस प्रोविजन लिखा गया है कि आपसे जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं हम किसी तीसरे देश के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अगर लिखा गया है तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। उसके बाद चौथे पैराग्राफ के अंदर डिटेल में बोला गया है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन एक्स वाई जेड पर्पस के लिए मिल रहा है तो क्या एबीसी पर्पस के लिए मैं यूज कर सकता हूं, यूज कर सकते हो, सब्जेक्ट टू टू कंडीशन। सम हाई प्रायोरिटी मैटर्स के लिए जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टू कॉम्बैट टेररिज्म एक्सेट्रा, ये पर्पस के लिए यूज करना है तो कर सकते हो, सब्जेक्ट टू टू कंडीशन जो मैंने आपको बोला। और लास्ट में यहां पर बोला गया ओवरसाइट बॉडीज के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूं, कर सकते हो, लेकिन ओवरसाइट बॉडीज को भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना पड़ेगा, उनको भी सिर्फ उतना ही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो जितना उनको जरूरत है, पूरा इंफॉर्मेशन मत डिस्क्लोज करो, और उनको भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना पड़ेगा। कितनी कॉन्फिडेंशियलिटी, जितनी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट एक्सेट्रा ये लोग मेंटेन करते हैं उतनी कम से कम उनको भी मेंटेन करना पड़ेगा। ये कुछ चीजें दी गई है यहाँ पर, एक बार आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो आपको उसको कैसे यूज करना है और किस किस के साथ शेयर करना है और किस किस के साथ शेयर नहीं करना है, और उसको आपको क्या दूसरे पर्पस के लिए यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये सारा भाषण इस पैरा 2 के अंदर दिया गया है। तो चलिए पैरा 3 की तरफ बढ़ते हैं। पैरा 3 क्या बोलता है, देखो जैसे पैरा 1 और पैरा 2 जो है आपको इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए प्रमोट कर रहा था, बोल रहा था अननेसेसरी इंफॉर्मेशन विदहेल्ड मत करो, प्रमोट करो, अगर सामने वाला देश मांगता है तो उसको दो। तो वैसे ये पैरा आपको भी बोलता है कुछ केसेस में इंफॉर्मेशन आप नहीं एक्सचेंज करना, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब 3 केस यहां पर इन्होंने मेंशन किया है। पहला केस, ऐसा कोई काम ना करो जो आपके कानून के अगेंस्ट है, विच इज एट अ वराइंस एंड डू नॉट टेक एनी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, ऐसा कोई कदम ना उठाओ जो आपके कानून के अगेंस्ट है किसी दूसरे देश को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, या सामने वाले देश के कानून के अगेंस्ट है उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो कानून के अगेंस्ट जाकर इन्फॉर्मेशन मत दो। सेकंड, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मत सप्लाई करो जो आपके कानून में ऑब्टेनेबल नहीं है, आप वो इन्फॉर्मेशन अपने कानून में नहीं मंगवा सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन सामने वाले को मत सप्लाई करो। या ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मत सप्लाई करो जिससे किसी की ब्रांड इमेज, ट्रेड, बिजनेस, गुडविल, ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड प्रोसेस पे इंपैक्ट पड़ जाए, ताकि उसको इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ना हो जाए, ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये पैरा क्या बोलना चाहता है आपको, मैं पहले बताता हूँ, फिर उसके अंदर भी घुस के मैं उसकी डिटेलिंग करता हूँ। ये पैरा आपको डिस्करेज कर रहा है थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। कब कब डिस्करेज कर रहा है, पहले कोई ऐसा कानून के अगेंस्ट कदम मत उठाओ, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मत सप्लाई करो जो आपके कानून में या सामने वाले के कानून में अलाउड नहीं है देना, या ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मत सप्लाई करो जिससे किसी को इकोनॉमिक डिसएडवांटेज हो जाए, किसी का ट्रेड सीक्रेट रिवील हो जाए, किसी का नो हाउ रिवील हो जाए, किसी का बिजनेस प्लान रिवील हो जाए, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मत सप्लाई करना, ठीक है। अब नीचे इस इधर एक्सप्लेनेशन में क्या भाषण दिया गया, सबसे पहले यहां पर एक भाषण दिया गया है जो ये बोला गया है कि इस पैराग्राफ को बहुत ज्यादा दिल पे मत लेना, ठीक है। मतलब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करने का नहीं करना है, ज्यादा दिल पे मत लो इसको। इस पैराग्राफ को पढ़ने के पहले आपको पैरा 4 और पैरा 5 भी एक बार पढ़ लेना चाहिए। दिस पैराग्राफ कैन नॉट बी रेड इंडिपेंडेंटली, इट हैज टू बी रेड अलॉन्ग विद पैरा 4 एंड पैरा 5। पैरा 4 और पैरा 5 क्या बोलता है वो पढ़ लो, उसके बाद में इस पैराग्राफ का इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है। अभी इसका इंटरप्रिटेशन पूरी तरीके से करना सही बात नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये पैराग्राफ आपको बोल रहा है कि आप इंफॉर्मेशन मत सप्लाई करो, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज को बहुत ज्यादा दिल पे मत लेना। मतलब अभी भी ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपको बोलना चाह रहा है कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने को आपको प्रमोट करना है, ठीक है। हाँ, कुछ सर्कमस्टेंसेस में यहाँ बोला गया है कि मना कर रहा है, लेकिन वो सर्कमस्टेंस पूरी तरीके से फुलफिल होंगे तो ही मना करो, नहीं तो मत मना करो। और साथ में पैरा 4 और पैरा 5 भी पढ़ लो, ठीक है। ये पहली चीज यहाँ पर बोली गई है। प्लस यहाँ पर बोला गया यार, अब आप जब ट्रेडी करते हो तभी बात क्यों नहीं कर लेते हो, जब मैं एक सामने वाले देश के साथ ट्रेडी करता हूं तभी बात कर लिया करो ना कि भाई मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा, आप ये कौन कौन से इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दे सकते हो हमको बता दो, पहले ही बात कर लो ताकि आगे जाकर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, ठीक है। ये पहली चीज, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ, यहां पर भी एक एक पैराग्राफ पे मैं डिटेलिंग कर रहा हूं, पहले मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया, अभी डिटेलिंग कर रहा हूं। इफेक्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड बाय इंटरनल लॉ। तो सबसे पहले यहां पर अगर आपका इंटरनल कानून आपको बोलता है ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो तो मत दो। जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिया है, सपोज आपका इंटरनल कानून बोलता है कि भाई आप कोई भी प्राइवेट पेपर कोर्ट के ऑथराइजेशन के बगैर सीज नहीं कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो, वो सीज करके आप सामने वाले को नहीं दे सकते हो। फिर भले सामने वाले का देश बोलता है कि आप कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपका देश बोलता है ना कि प्राइवेट पेपर कोई भी कोर्ट ऑथराइजेशन के बगैर आप सीज करके सामने वाले को नहीं दे सकते हो, तो आप नहीं दे सकते हो, आप मत दो, ये कानून के अगेंस्ट मत जाओ। फिर भले सामने वाला क्या बोलता है कि हमारे देश में तो ऐसा अलाउड है, तुम्हारे देश में अलाउड होगा, हमारे देश में ऐसा अलाउड नहीं, हम नहीं देंगे। ये बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। क्यों किया ये सब कुछ, ताकि अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो ना दो देशों के बीच में। यार दोनों देश इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के चक्कर में अपने अपने कानूनों को वायलेट ना करें, वो गलत बात है, इसलिए लाया गया ये पर्टिकुलर पैराग्राफ।
सेकंड, अगर मेरे पास कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, मैं कोई लॉयर हूं और मेरा क्लाइंट है, लॉयर और क्लाइंट के बीच में, अटर्नी जनरल और क्लाइंट के बीच में, इनके बीच में या तो फिर कोई सॉलिसिटर और क्लाइंट के बीच में कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और क्लाइंट के बीच में कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो मैं नहीं शेयर करूंगा। हाँ, लेकिन अगर पता चलता है कि ये लॉयर और ये क्लाइंट, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये क्लाइंट, ये सॉलिसिटर और ये क्लाइंट मिलकर टैक्स इवेट कर रहे हैं, टैक्स इवेजन का प्लान कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये दोनों ही चोर है साले, तो फिर इन्फॉर्मेशन दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, वो इन्फॉर्मेशन मत दो जिससे किसी का इकोनॉमिक डिसएडवांटेज हो जाए। ये इन्फॉर्मेशन मत बता दो कि भाई इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन रिवील कर दिया पब्लिक को, गलत बात हो जाएगी, सामने वाले के साथ नुकसान हो जाएगा। कमर्शियल वैल्यू है उसकी, वो कमर्शियल वैल्यू को कचरे के डब्बे में मत डाल दो इन्फॉर्मेशन रिवील करके। किसी बंदे का ट्रेड सीक्रेट है, आप सामने वाले को बता दिया, ये कैसे बर्गर बनाता है, सामने वाले को बता दिया बर्गर कैसे बनाता है, गलत बात है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगने नहीं वाला है, तो आप पूरा का पूरा बिजनेस ठप करवा दोगे। हाँ, प्लस यहां पर भी एक पॉइंट बोला गया है कि अगर एक कमर्शियल वैल्यू वाली इंफॉर्मेशन, जो पहले कमर्शियल वैल्यू थी आज नहीं है, पहले के जमाने में उसकी वैल्यू थी लेकिन आज उसकी वैल्यू नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन आप एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, ये भाषण दिया गया है पैरा 3 के अंदर। और पैरा 4 क्या बोलता है, अगर सामने वाले देश ने आपसे इंफॉर्मेशन मांगा तो आप अपनी पूरी ताकत लगा दो। दे आर यूजिंग द वर्ड, यू हैव टू यूज द इंफॉर्मेशन गैदरिंग मेजर। सामने वाले ने आपसे इंफॉर्मेशन मांगा, आपको सारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग मेजर आपको अप्लाई करना है। जैसे आपके कानून के अंदर जो जो तरीके टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, जैसे आप सर्वे करके इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हो, नोटिस भेज के इन्फॉर्मेशन 142, 133 सबसेक्शन 6, ये सब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मेजर्स है आपके देश में। सामने वाले ने आपको बोला ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको पूरी ताकत लगा के वो इन्फॉर्मेशन सामने वाले को देना है। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम यहां पर यह भी बोला गया, फिर भले आपको वो इन्फॉर्मेशन की जरूरत है या नहीं है, ये उससे फर्क नहीं पड़ता है। सामने वाले ने मांगा ना, तो सामने वाले को इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। आपको जरूरत है नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, सामने वाले को जरूरत है, वो इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। फर्दर यहां पर यह बोला गया है कि लेकिन अगर सामने वाला आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो आपको पैरा 3 भी दिमाग में रखना है। पैरा 3 में कुछ केसेस है जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। ठीक है, लेकिन इसलिए पैरा 3 में भी बोला था पैरा 3 और पैरा 4 को साथ में पढ़ना। पैरा 4 बोलता है कि भाई कोई इन्फॉर्मेशन मांगा तो आपको देना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मेजर यूज करके इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। लेकिन पैरा 3 बोलता है कुछ सर्कमस्टेंसेस में मत देना, तो आपको दोनों साथ में पढ़ना पड़ेगा। और अननेसेसरी सामने वाले को इन्फॉर्मेशन डिक्लाइन मत करो अनलेस एंड अनटिल पैरा 3 स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, पैरा 3 के कंडीशंस बहुत अच्छे से फुलफिल होते हैं, तभी जाकर आप सामने वाले को इन्फॉर्मेशन के लिए डिक्लाइन कर सकते हो। अगर आप सामने वाले को इन्फॉर्मेशन के लिए डिक्लाइन नहीं कर सकते हो। पैरा 5 क्या बोलता है, पैरा 5 क्या बोलता है, चलो पता लगाते हैं। पैरा 5 बोलता है फिर से प्रोटेक्ट करता है आपको, ठीक है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। पैरा 5 बोलता है जस्ट बिकॉज एन इन्फॉर्मेशन इज हेल्ड बाय अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक इंफॉर्मेशन क्योंकि एक बैंक के पास है या उसके ऊपर डोमेस्टिक सीक्रेसी लॉ लगते हैं बैंक के ऊपर, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है, या किसी के पास फिड्यूशियरी कैपेसिटी में, या किसी के पास कोई ओनरशिप इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस इंफॉर्मेशन को डिक्लाइन कर दोगे। देखो, जो पैरा 1 है ना, अभी सारे पैरा को लिंक करते हैं। जो पैरा 1 है ना, वो आपको एनकरेज करता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। पैरा 3 आपको डिस्करेज करता है, और पैरा 5 आपको फिर से एनकरेज करता है, डिस्करेज नहीं करता है, ताकि पैरा 3 का आप गलत फायदा ना उठा लो और ये ना बोल दो हमें तो डिक्लाइन करना पड़ेगा क्योंकि पैरा 3 में लिखा है। देयरफॉर पैरा 5 को भी पैरा 3 के साथ पढ़ना है, पैरा 4 को भी पैरा 3 के साथ पढ़ना है। तो यहां पर बहुत क्लियरली बोला है, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन बैंक्स के पास है, हो सकता है वो सीक्रेट है, बट जस्ट बिकॉज वो बैंक के पास है आप उसको डिक्लाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन आपके देश के अंदर कानून के अंदर फिड्यूशियरी कैपेसिटी मतलब आप किसी को होल्ड कर, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जो इन्फॉर्मेशन आपका क्लाइंट का होता है वो फिड्यूशियरी कैपेसिटी में होता है। तो जस्ट बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि वो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल है, किसी के साथ शेयर मत करना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाली देश की टैक्स अथॉरिटी के साथ भी शेयर नहीं करोगे, करना पड़ेगा अगर जरूरत है तो। जस्ट बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन कुछ ओनरशिप इंटरेस्ट है कि जनरली आपको पता लगाने का कोई हक नहीं है कि कौन से बंदे का कौन सी कंपनी में कितना शेयर है, कौन से बंदे का कौन सी कंपनी में कौन से फर्म में कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट है, वो आपका कोई राइट नहीं है। लेकिन अगर टैक्स अथॉरिटीज को चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। यही सारा भाषण यहाँ पर लिखा गया, आप चेक कर सकते हो। Just because the information is held by what bank, financial institution, fiduciary capacity, ownership interest, you cannot say that I will decline the information. You have to give those informations. एंड लास्ट पैराग्राफ जो यहाँ पर यूएन मॉडल में है, ओईसीडी में नहीं है, ओईसीडी वाले बोलते हैं इट इज अंडरस्टूड, वो नहीं भी हो तो वो अंडरस्टूड है, वो इंप्लाइड है। वो क्या है वो लास्ट पैराग्राफ, ये बोलता है कि भाई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए आप कोई कानून बना लो, रूल्स बना लो, बायोलैटरल लॉज बना लो, रेगुलेशंस बना लो, आप प्रॉपर एक रूल बना दो ना, उसके लिए एक रूल बना दोगे तो बेटर है। अब ओईसीडी क्या बोलता है, वो तो इंप्लाइड है ना, वो तो रूल बनाए नहीं तो भी वो बनाना ही पड़ेगा, वो बोलने की क्या जरूरत है। मॉडल कन्वेंशन में उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अगर बनाओ लिखा होगा तो भी बनाना पड़ेगा, नहीं लिखा होगा तो भी बनाना पड़ेगा, देयर हैज टू बी अ प्रॉपर प्रोसीजर, इट इज इंप्लाइड।
एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट नीचे कमेंट्री में दिया है कि इन्फॉर्मेशन 3 तरीके से एक्सचेंज की जाती है। एक तो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, सामने वाला रिक्वेस्ट करेगा, मैं एक्सचेंज कर दूंगा। दूसरा ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, याद करो जैसे उसके अंदर अपना सीबीसीआर के अंदर ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। और तीसरा अदर एक्सचेंजेस विच कैन बी अंडरस्टूड टू स्पॉन्टेनियस एक्सचेंज। स्पॉन्टेनियस मतलब सामने वाले मांगा, मैंने फटाक से दे दिया, उसमें कोई लंबा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो ये 3 किस्म के ग्लोबली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। तो यहां जाकर आपका ये बड़ा टॉपिक का रिविजन खत्म हो चुका है। और यहां तक हम लोग ने कितने टॉपिक के रिवीजन कर लिए? 5 टॉपिक के रिवीजन हो चुके हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग हो चुका है, 6 टॉपिक का रिवीजन हो चुका है। ट्रांसफर प्राइसिंग हो चुका है, बड़ा टॉपिक। नॉन रेसिडेंट हो चुका है, बहुत बड़ा टॉपिक। ब्लैक मनी लॉ हो चुका है, आपका डीडीडब्ल्यू हो चुका है, एडवांस रूलिंग हो चुका है। और ये छठा टॉपिक भी बहुत बड़ा टॉपिक है, दैट इज मॉडल कन्वेंशन। यहां पर आप बोल सकते हो आपका 85% सिलेबस रिवाइज हो ही चुका है आसानी से। अब बचता क्या है? 3 टॉपिक बचती है। एक आपका इक्वलाइजेशन लेवी का टॉपिक है, टैक्सेशन ऑफ ई कॉमर्स। और आखिर में 2 घटिया टॉपिक है, मैं उसका रिवीजन नहीं करने वाला हूं, मैंने पहले भी नहीं किया था, ना आगे करूंगा ना अभी करूंगा। दैट इज वो बेप्स और वो इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज, वो पूरा थियरी टॉपिक है। उसमें ओपन बुक के अंदर क्या रिवाइज करूं यार, मतलब उसके अंदर रिवाइज करना मतलब पढ़ना, और क्या उसमें कुछ समझाने जैसा कुछ खास चीज नहीं है। देयरफॉर मेरा रिवीजन खत्म नहीं हुआ है, मैं बोल रहा हूँ अगले एक और रिवीजन में लाऊंगा कुछ दिनों के अंदर, जिसके अंदर मैं इक्वलाइजेशन लेवी वाला पार्ट रिवाइज करा दूंगा आप लोगों को, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर स्टडी मटेरियल के अंदर पीछे एनेक्स्चर लगे हुए हैं, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। वो रूल्स क्योंकि एग्जाम में आते हैं, रूल 115 एक्सेट्रा, वो एग्जाम में बहुत रेलेवेंट है। इसके ऊपर हमने सम्स भी किया था, वो भी मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। क्लास में तो मैंने पढ़ाया था आपको, लेकिन मैं उसको रिवाइज भी करा दूंगा, ठीक है। तो अभी हमारे 6 टॉपिक हो चुके हैं रिवीजन करके कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली डायरेक्टली फ्रॉम लेटेस्ट आईसीआई मटेरियल से हमने रिवाइज करा दिया पूरा का पूरा सिलेबस। लास्ट टाइम में भी करवाया था, अभी भी करवा रहा हूं, आगे भी कोशिश करूंगा, हमेशा करवाते रहो, ठीक है। सो ट्रांसफर प्राइसिंग डन, नॉन रेसिडेंट डन। 2 बड़े टॉपिक जो 50-60 मार्क का तो यही आता है। और उसके अलावा मॉडल कन्वेंशन भी बहुत बड़ा टॉपिक है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत ज्यादा, बड़े से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी हो चुका है। अब बस एक टॉपिक बचा हुआ है, लास्ट 2 टॉपिक मैं नहीं रिवाइज करने वाला, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे रीड ही करना पड़ेगा, उसमें कोई रिवाइज करने जैसा कुछ नहीं है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, दैट इज योर इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक और एक वेब्स वाला, और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक्स, ठीक है। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और किसी भी किस्म की कोई भी मदद आपको मुझसे चाहिए, पेपर 7 डायरेक्ट टैक्स, सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, या पेपर 6C इंटरनेशनल टैक्स, मैं आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर हूँ। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग।